हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 1 की यूनिट 1 के ही कुछ टॉपिक, जिसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक चॉइस अप्रोच, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट। हालांकि इससे पहले जो हमने क्लासेस की थी तो उसमें आपने देखा है कि ठीक पिछली क्लास के अंदर हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डील कर रहे हैं कि किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। ये टॉपिक भी उसी से जुड़ी हुई कड़ी हैं और किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना स्वरूप चेंज किया है और नए जमाने की नई नीड के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एज अ सब्जेक्ट अपने आप को कैसे तैयार किया है। शुरुआत करते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। मतलब समझ में आ रही है बात कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि एक नए तरह का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पुराने ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से डिफरेंट है। अच्छा, जब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो लाजमी यह है कि उस वक्त की जो भी घटनाएं घट रही थी, जैसे प्राइमरली ये जो सब हो रही है डेवलपमेंट, वो अमेरिका के अंदर होंगी। हालांकि इस पर इंग्लैंड वगैरह का भी प्रभाव आएगा, लेकिन प्राइमरली जो ग्राउंड सेट हुआ है वो अमेरिका और अमेरिकन कंडीशंस की वजह से हुआ है। हमें यह पता करना होगा कि जब ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मिनो ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े थिंकर कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर विचार करते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनका सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, तो बहुत अहम है ये जानना कि उस वक्त अमेरिकन सोसाइटी में आखिर ऐसी क्या घटनाएं हो रही थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई और फिर उसका सोल्यूशन आता है, ताकि हम इन टॉपिक्स की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बना सकें। सो वी बिगिन विद दिस थिंग कि देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब इमर्ज होता है, तो मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुई एक 1968 के अंदर, और यहां पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स थे उन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, इसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए। लेकिन इस सब के बैकएंड में आखिर हो क्या रहा है? So new public administration rather is a quest to rethink and refreshing in the study of public administration. Basically this movement was the reformist movement. So public administration के study field में कुछ reform लेके आने जाते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने क्लास में बात की थी कि ये कौन सा एरा चल रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। क्विक रिफ्रेश करते हैं कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1887 में वुड्रो विल्सन साहब ने एक ऐसे लिखा, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है और 1900 के बाद हम देखते हैं कि धड़ाधड़ थिंकर प्रिंसिपल्स लिख दे रहे हैं। लेकिन वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस था इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, और ह्यूमन एलिमेंट को मिस कर दिया गया। तो बाद में जो ह्यूमन रिलेशन वाले थिंकर आते हैं वो पुराने प्रिंसिपल्स को खारिज करते हैं कि भाई आपने ह्यूमन स्टडी के ऊपर फोकस नहीं किया, आप तो बस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हायरार्की कैसे होनी चाहिए, अथॉरिटी, कमांड, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सब कैसे हो, बस इन्हीं के प्रिंसिपल दिए। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, उसकी तो आपने कोई स्टडी की नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कैसे होगी, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कैसे होगा। तो इन्हीं सब वजह से एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपना वजूद तलाश कर रहा है कि हम वाकई एक सेपरेट सब्जेक्ट हैं या फिर हम पॉलिटिकल साइंस में ही एक छोटी सी स्ट्रीम हैं। सो काफी सारी जो खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चैलेंज हैं, उससे भी निजात पाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। अब आते हैं दूसरा सोसाइटी की तरफ कि अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि ये सब थिंकिंग प्रोसेस इनको शुरू करना पड़ा। सो बेसिकली 1950s का जो डिकेड आता है, इसको अमेरिका के अंदर कहा जाता है एज ऑफ हाई होप्स, एज ऑफ हाई एस्पिरेशंस। बल्कि सारी दुनिया में उम्मीदें जगाई गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर अमेरिकन सोसाइटी में अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है देखिए अब चीज़ें सेटलिटी की तरफ हैं और अब हम यूनाइटेड नेशंस वगैरह बना रहे हैं, दोबारा स्कॉर्ज ऑफ वॉर आएगा नहीं, और अब हम ही एक तो बचे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री, तो हम ना सिर्फ आपको डेवलप करेंगे, हम तो दुनिया भर को डेवलप कर देंगे। तो यूरोप के लिए मार्शल प्लान है, एशिया के लिए कोलंबो प्लान है, वो डिफरेंट एक्टिविटी चल रही है और सब जगह के डेवलपमेंट आएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा एक प्रॉमिस किया गया अमेरिकन सोसाइटी को भी। लेकिन ओवर द इयर्स हुआ ये कि ये एज ऑफ हाई होप्स, एज ऑफ हाई एस्पिरेशन टर्न इनटू डिस्पेयर, और अमेरिकन सोसाइटी में पहले से भी ज्यादा डिसरप्शंस, पहले से भी ज्यादा केओस है। बहुत सारी घटना उसके लिए जिम्मेवार है, जैसे वियतनाम वॉर एक बड़ा हेडेक अमेरिका के लिए, जिसका विरोध खुद अमेरिकन सोसाइटी करने लगी थी। इसके अलावा एथनिक स्ट्राइक्स,
अर्बन रायट्स, ब्लैक और व्हाइट की सोशल टेंशंस, सिविल राइट एक्टिविटीज, और यहां तक के जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन होना या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का असैसिनेशन 1968 के अंदर। तो इस तरह की डिफरेंट घटनाओं से एक बड़ा केओस पैदा होता है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। अब जब इन्हीं सोशल टेंशंस, प्रॉब्लम्स, आपके कंट्री साइड ठीक नहीं चल रही है, आपकी सिटीज ठीक से नहीं चल रही हैं, दंगे भड़क रहे हैं हर जगह पर, तो फिर इस सब का जवाब जब इन्हीं ह्यूमन साइंसेस से पूछा गया, तो भाई जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर थे एज ओल्ड, उन्होंने कहा भाई हम क्या करें, उन्होंने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ले लिया कि देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट से आप क्यों हल की उम्मीद कर रहे हैं भाई, ये तो जो पॉलिटिकल साइंस के डोमेन वाले हैं वो बताएं कि सोशल टेंशन क्यों बढ़ रही है, हमें तो जैसा पॉलिटिशियन कहेंगे हम तो वैसा इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यही तो है, हम तो इंप्लीमेंटिंग आर्म है, तो जो हमसे कहा जाएगा हम इंप्लीमेंट करते चले जाते हैं। अगर भाई कहीं इस इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ हुई है तो पॉलिटिशियन से पूछिए। लेकिन यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो यंग स्कॉलर्स थे, जो वापस पॉलिटिकल साइंस के डोमेन में जाने से इनकार कर चुके थे और कहते थे नहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही सारी चीज़ों का हल होगा, ये विल्सन को रेफर करते हैं कि विल्सन साहब ने कहा था एक नई साइंस चाहिए, तो फिर साइंस के पास जवाब भी होने चाहिए। तो यंग गन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे टुक द चार्ज और उन्होंने कहा यार हम बताएंगे प्रॉब्लम कहाँ है और इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। हालांकि ग्राउंड मिनी ब्रूक कॉन्फ्रेंस का पहले ही सेट हो चुका था। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट स्टडी हैं, जैसे एक तो जॉन हनी रिपोर्ट है हायर एजुकेशन के ऊपर 1967 में। तो सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल वर्क से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नया स्वरूप क्या हो, उसका स्कोप और एम्बिट क्या हो, ये तलाशने की कोशिश जब की गई तो सबसे पहले फोकस किया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हायर स्टडी में प्रॉब्लम क्या आ रही है। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट किया जाए, ये देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद कहाँ खड़ा है। तो इस हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 4 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई। सबसे पहले इनएडिक्वेट फंड, तो फंडिंग पूरी नहीं है, वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से आ रही हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से आ रही हो, लेकिन इतनी फंडिंग ही नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके। तो पहली तो है भाई पैसे की कमी, ये दूर करनी होगी। दूसरा खुद क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, हम बात कर चुके हैं क्राइसिस एरा है, ह्यूमनिस्टिक चैलेंज है। इसके अलावा इनकी सारी जो हॉथॉर्न स्टडीज हुई उन्होंने क्लासिकल थिंकर्स के सारे जो प्रिंसिपल्स थे उनको सिरे से खारिज कर दिया, यहाँ तक कि जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डायकॉटमी उसको भी खारिज किया जाने लगा। तो बोले यार तुम्हारी तो खुद आइडेंटिटी के ऊपर क्राइसिस है, आप क्या सोल्यूशन देंगे। देन वी कम इंस्टीट्यूशनल शॉर्टकमिंग्स। तो ये पाया गया कि अमेरिका के अंदर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ज़्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज ही ऑफर नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ आज है ना इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज, ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, वो चाहे बीए का एक प्रोमिनेंट सब्जेक्ट हो, मास्टर स्टडी हो, पीएचडी स्टडी हो। अभी तो इंडिया में भी ये प्रमोट किया जा रहा है, वर्ल्ड ओवर इसको पढ़ा जाता है। लेकिन उस दौर में 1960s के फैग एंड में अमेरिका के अंदर एकेडमिक स्टडीज ही नहीं हो रही हैं। जब एकेडमिक स्टडी नहीं हो रही हैं तो फिर आप इसके स्कॉलर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। एंड फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पढ़ने वाले हैं, थिंकर हैं, और जो प्रैक्टिशनर हैं, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है। तो जब आप वो थियरीज लिखते हैं, जब आप कुछ मॉडल्स तैयार करते हैं, तो ज़रूरी है उनको पहुंचाना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको ये थियरीज देना ज़रूरी है, ताकि वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के साथ इनको टेस्ट भी कर सकें और फ्रूटफुल रिजल्ट भी हासिल कर सकें। जैसे आज अमेरिका में एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है, मतलब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन मानी जाती है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि उनका जो अमेरिकन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बहुत अच्छी है। मतलब अमेरिकन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो दुनिया भर से स्टूडेंट को बुलाते हैं, रिसर्च कराते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, सेमिनार्स कराते हैं, और डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए जब कोई सोल्यूशन, कोई मॉडल उनको मिलता है तो तुरंत गवर्नमेंट उठाकर वो प्रैक्टिशनर्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में दे देती है कि भाई अब आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। देखिए क्या जो पहले आपका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उससे बेहतर रिजल्ट आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज आज मेंटेन है, तब मेंटेन नहीं थी। तो जितना भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सिर्फ एकेडमिक फील्ड तक ही है, उसको आप ग्राउंड रियलिटीज पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई और कहा गया भाई देखो
होना ये चाहिए असल में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी चाहिए। सो प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ हम फोकस करेंगे और एक सोशल अवेयरनेस जनरेट करेंगे कि किन टूल्स एंड टेक्निक से हम डिफरेंस कॉज कर सकते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी सोसाइटी के अंदर। तो यहां पर ग्राउंड सेट हो गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नए डोमेन, कुछ नए विस्टाज ओपन करने होंगे। देन वी कम टू एक और इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई, दैट फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस ऑन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1967. So this was held by American Academy of Political Science conference under James C. Charlesworth. देखिए, इस तरह के कुछ नाम आप याद रखते चलें, पेपर में कोट करने के काम में आते हैं। सो यहाँ पर भी आप कॉन्फ्रेंस के नाम से ही समझ पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि थियरी और प्रैक्टिस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर बात की जाए। जो भी थियरीज लिखी जा रही हैं क्या इन प्रैक्टिस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्पल्स आप समझे कि एक थियरी है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन फिर उस थियरी को क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, तो ये होगा आपकी स्टडी का फोकस ऑन थियरी एंड प्रैक्टिस। अब जब इसके ऊपर बात की गई तो फिर यहां पर कहा गया कि देखिए, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थोड़ा डोमेन को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर फ्यूचर कोर्स क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि स्कोप, ऑब्जेक्टिव और मेथड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम ये डिस्कस करेंगे, और इसी में इन्होंने डिवाइस आउट किया कि स्कोप ऑफ स्टेट शुड एक्सपेंड, मतलब कि वेलफेयरिज्म को बढ़ावा दीजिए। ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सोसाइटी के अंदर, तो स्टेट को बिगर रोल प्ले करना पड़ेगा, और खासकर क्योंकि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, तो वेलफेयरिज्म को बढ़ावा दीजिए। ये अमेरिकन सोसाइटी है 1960s में, जहां पर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये होल्ड किया जा रहा है कि थोड़ा वेलफेयरिज्म को आप आगे बढ़ाइए। फर्दर इट सेड कि जो यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच आपने ले रखी है, इसको छोड़कर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस करना चाहिए एनवायरमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। देखिए, इससे पहले क्लासिकल थिंकर्स आएंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सैलिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के जो हम टूल्स एंड टेक्निक दे रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं, ये हर जगह सेम तरीके से लागू होंगे। क्या गवर्नमेंट, क्या नॉन गवर्नमेंट, सरकारी, गैर सरकारी, एशिया, अफ्रीका, हर जगह ये टूल्स आपको वही सक्सेस देंगे जो एक जगह दे रहे हैं। लेकिन फिर इसको खारिज किया गया, बोले नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का एनवायरनमेंट आपको देखना होगा। आगे जाके हम इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे। तो भी डिफरेंट जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया का कोई एग्जाम्पल लें, पुलिसिंग। तो पुलिसिंग आप देखेंगे चंडीगढ़ जैसे शहर में डिफरेंट टाइप ऑफ पुलिसिंग है, लेकिन जब यही आप हिंटरलैंड में जाकर देखें या नक्सल अफेक्टेड एरिया में जाकर देखें, तो फिर अलग तरह से पुलिसिंग हो रही है। चंडीगढ़ में तो पुलिसिंग के साथ क्या है कि बहुत सारा उनका गैजेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देखें तो ट्रैफिक चालान के लिए अब कोई पुलिस वाला गाड़ी को हाथ देकर नहीं रोकता है, तो सीसीटीवी कैमराज हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक चालान आपके घर तक पहुंच रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम नक्सल इफेक्टेड एरिया की बात करें, तो ट्रैफिक छोड़िए, वहां पर तो पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए पहले काम करना पड़ता है। आई बिलीव यू नो कि नक्सल अफेक्टेड एरियाज के अंदर पुलिस पार्टी के लिए स्पेशल हिदायत होती है कि नाइट टाइम पर थानों से बाहर नहीं निकलना है, या जहां पर भी आपको पुलिस लाइन में प्लेस किया गया वहां से आप बाहर पेट्रोलिंग के लिए नहीं जाएंगे। तो इस तरह के भी ऑर्डर्स होते हैं। सो डिफरेंट हो जाएगी पुलिसिंग दोनों जगहों पर। इसी के साथ आप चाहे वो हेल्थ की बात कर लें, चाहे एजुकेशन की बात कर लें, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट सोसाइटी के अंदर डिफरेंट तरीके से ऑपरेट होगी। चाइना का वर्कर और इंडिया का वर्कर अलग एनवायरनमेंट के अंदर है, तो दोनों जगह पर एक जैसे टूल से आप काम नहीं ले सकते हैं। तो यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच छोड़ें और एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करें। लोकल एनवायरनमेंट जो, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को अडेप्ट कर लेना चाहिए उस एनवायरनमेंट के अंदर। देन इट कम कि देखिए, अभी तक जो आपकी वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच चल रही थी कि हम तो सिर्फ इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करते हैं, हमें वैल्यूज से कुछ नहीं लेना देना, जो कानून बनकर आ गया उसमें जो लिखा है हम बस इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे। तो अब कहा गया कि नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं होगा, बल्कि वैल्यू लेडन होगा। और खासकर जो टूल्स एंड टेक्निक्स वो इजाद करेगा, वो इसलिए इजाद करेगा ताकि सोशल प्रॉब्लम्स का हल निकाला जा सके। जो भी सोसाइटी में कियोस है डिफरेंट तरीके का, हम उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देन इट ऑल्सो से कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन और ट्रेनिंग होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फर्दर क्लासिकल का जो व्यू था, जो कहता था कि यार देखो, सोशल प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपना
पॉलिटिक्स देखे, तो उस व्यू को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, अब सोशल प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हम ही लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये जो आपकी फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस है, ये सोसाइटी की तरफ बढ़ती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैल्यू न्यूट्रल से हटाकर थोड़ा सोसाइटी से कनेक्ट किया जाए। और दूसरा, यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच छोड़ दीजिए आप, जहां जिस तरह की प्रॉब्लम है सोसाइटी की, जो यूनिक प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिक मेथड से वहां ऑपरेट करना है। अब इसी सब बैकग्राउंड में कल्मिनेशन पॉइंट आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जब अनाउंस कर दिया गया इन थिंकर्स ने कि हम एक नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर काम करेंगे, हमारे जो स्टडी का स्कोप है, एम्बिट है, ये बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? जैसे हम अगर फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इन्होंने भी कहा था कि देखिए, अब से टूल्स एंड टेक्निक इकोनॉमी और एफिशिएंसी के लिए नहीं पढ़े जाएंगे। इससे पहले क्लासिकल थिंकर सिर्फ इकोनॉमी, एफिशिएंसी, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इस काम के ऊपर फोकस कर रहा था। लेकिन अब जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अप्रोच दिया कि हम सोशियोलॉजिकल स्टडीज, साइकोलॉजिकल स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट, इन सब चीजों के अंदर जाएंगे। यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा पॉलीग्लॉट, जहां किसी भी संस्था के सक्सेस के लिए उस लोकल सोशियोलॉजी, उस लोकल साइकोलॉजी की भी अंडरस्टैंडिंग हम लेकर आएंगे। तो यहां पर मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस होती है, और ये इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, 3 मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंसेस हैं, जिसमें से पहली 1968 में होती है सितंबर के अंदर, और ड्वीट वाल्डो के पैट्रनेज के अंदर होगा, नाम जरूर याद रखिएगा, और ये सायराक्यूस यूनिवर्सिटी के अंदर होल्ड की जाती है। अब इसमें हुआ ये कि 33 स्कॉलर बुलाए गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड के, और फिर उनमें विचार विमर्श कराया गया, डिबेट एंड डिस्कशन कराया गया कि आज के दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, क्या स्टडीज हमें करनी चाहिए, किन चीजों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। और यहां पर भी फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस से काफी हद तक सहमति थी। जैसे सबसे पहले तो हम बात करें कि कुछ इनिशियल जो इन्होंने पॉइंट्स रखे, वो बिल्कुल फिलाडेल्फिया वाले पॉइंट्स थे। जैसे पहले कहा कि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू लेडन होगा, हम वैल्यूज के ऊपर भी काम करेंगे, मतलब फिलोसफिकल एस्पेक्ट आ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। दूसरा, हम पॉलिसी ओरिएंटेड होंगे। ये जो ट्रेडिशनल डाइकॉटमी है ना कि पॉलिसी बनाना तो पॉलिटिक्स का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सिर्फ इंप्लीमेंट करना, हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। हम पॉलिसी ओरिएंटेड रहेंगे कि पॉलिसी किस तरह से बन रही हैं, उसमें क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, ये काम भी अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के फील्ड के अंदर होगा। एंड देन वी ऑल्सो कंसीडर द एनवायरनमेंट, कि ये बात तो सही है भाई, कहीं पर भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी काम कर रही है तो लोकल एनवायरनमेंट से अछूती नहीं रह सकती है। लोकल साइकोलॉजी क्या है, लोकल सोशियोलॉजी क्या है, उसका भी ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन को रखना होगा। देन इसके अलावा, इन 3 पॉइंट्स के अलावा, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एडिशन टू फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस है, वो ये चीजें होल्ड करते हैं कि जैसे प्लूरलिज्म को कन्फ्रंट किया इन्होंने, और प्लूरलिज्म को काफी हद तक जिम्मेवार माना सोशल केओस का। प्लूरलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी कि जहां पर पब्लिक पॉलिसी बनती है डिफरेंट प्रेशर ग्रुप के प्रभाव में। मतलब किसी भी सोसाइटी के अंदर प्लूरल, बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और ये सब अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि हमारे हक में पॉलिसी बने। काफी हद तक सही है। इंडिया के अंदर आप देख लीजिए, वो किसान कहेंगे कि जी हमारे हक में पॉलिसी बने, तो वहीं पर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो प्रेशर डालेगा हमारे हक में पॉलिसीज बनाई जाए। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स एक खींचतान में लगे रहते हैं, और जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो इसी खींचतान का रिजल्ट होती है कि प्लूरल ग्रुप्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और फिर जो ज्यादा प्रेशर डालता है उसके हक में या उसके हकों में टिल्टेड होकर पब्लिक पॉलिसी बन जाती है। तो इसी की वजह से उन्होंने कहा यार सोशल टेंशन क्या कॉज होता है। जो ग्रुप जिसकी बात नहीं मानी जाती है, पब्लिक पॉलिसी में एड्रेस नहीं किया जाता, वो डिससेटिस्फाइड फील करता है, देन इट रिजल्ट टू सोशल केओस। तो इस प्लूरलिज्म को हमें छोड़ देना है और एक रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करना है। एक रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो इन सारे ग्रुप्स की डिमांड को अच्छे से अंडरस्टैंड करे, फिर एक रैशनल पॉलिसी लेकर आए जिसमें सभी की डिमांड को उनकी यूटिलिटी के मुताबिक या उनकी ज़रूरतों के मुताबिक हम एड्रेस कर सकें। रैशनैलिटी के ऊपर यहाँ से फोकस आता है। और साथ ही फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस से एक चीज़ इन्होंने डिफरेंट की, गौर करेंगे फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में वेलफेयरिज्म के ऊपर जोर है, और वेलफेयरिज्म में स्टेट बड़ा होता है, क्योंकि वेलफेयरिज्म में लोगों की ज़रूरत की गुड्स एंड सर्विस सारा कुछ स्टेट एजेंसीज ही प्रोवाइड कर रही होती हैं, स्टेट का साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा देखिए नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और हमें साइज में बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने थ्योरी दी स्वेल एंड श्रिंक की,
कि जहां जरूरत हो वहां स्टेट अपना साइज बड़ा कर ले, लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां से स्टेट अपना साइज श्रिंक कर ले। मतलब जहां जिस भी फील्ड के अंदर, जिस भी सेक्टर के अंदर अगर फैसिलिटी वो प्राइवेट सेक्टर पहुंचा पा रहा है तो वहां पर स्टेट को फुट इन करने की जरूरत नहीं है, वो प्राइवेट से काम करवा ले। लेकिन जिस सेक्टर के अंदर प्राइवेट गुड्स एंड सर्विस नहीं पहुंचा पा रहे हैं वहां पर स्टेट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर शहरों में बैंकिंग फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर को अर्बन बैंकिंग में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। यहां से कट बैक कर लीजिए, यहां से रोल बैक कर लीजिए, प्राइवेट अच्छे से काम चला रहा है। लेकिन इसी का दूसरा एग्जांपल करें कि रूरल एरियाज के अंदर अगर बैंकिंग फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर अच्छे से नहीं दे पा रहा है क्योंकि वहां पर उनका प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है, तो फिर स्टेट को रूरल बैंकिंग सेक्टर में अपना साइज ग्रो कर लेना है। ऐसे ही आप एजुकेशन के ऊपर आ जाइए। अगर अर्बन में प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हर तरह की फैसिलिटीज हैं लार्ज अर्बन एरियाज के अंदर, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर इतना नहीं है, तो फिर वहां पर जाकर स्टेट अपने स्कोप को एक्सपेंड कर सकता है। तो जरूरत के मुताबिक स्टेट अपना साइज बड़ा करेगा और जरूरत के मुताबिक स्टेट अपना साइज कम कर लेगा। और यही रैशनैलिटी से भी इंस्पायर्ड है। रैशनैलिटी तो यही है कि स्टेट को जहां वाकई जरूरत है वहां पर अपने ऑपरेशन ज्यादा करने हैं, जहां जरूरत नहीं है बाकी रिसोर्सेस काम दे पा रहे हैं वहां से स्टेट रोल बैक कर जाए। सो एक रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई। देन वी कम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली, आप जीरो डाउन करें कि पॉइंट्स क्या लिखने हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट गोल के ऊपर फोकस किया। सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आखिर रेलेवेंस क्या है, किस रेलेवेंसी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी स्टडी करेगा, वर्क करेगा। तो कहा देखिए जो पुराना व्यू है, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी की बात करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एजेंसीज के अंदर, संस्थाओं के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रोडक्शन हायर होना चाहिए। तो वो फोकस कर रहा है क्वांटिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर नहीं कर पा रहा। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि नहीं सर, अब हम इकोनॉमी, एफिशिएंसी सिर्फ इनके लिए टूल्स एंड टेक्निक नहीं निकालेंगे, बल्कि अब टूल्स एंड टेक्निक्स आएंगी ऑन सोशल कॉन्टेक्स्ट। समाज में किन चीजों की जरूरत है, जैसे हमने कहा ना, ये जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है ये काफी हद तक सोशल केओस के बीच में आ रहा है जो अमेरिकन सोसाइटी में हो रही है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हम ऐसी थियरीज लिखेंगे जिससे सोशल प्रॉब्लम का हल हो सके, और साथ ही आइवरी टावर अप्रोच छोड़ दीजिए। ये जो थियरी के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं जिसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है, हम वैसे काम नहीं करेंगे, हम सोशल प्रॉब्लम की रियल सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ये भी बड़ी दिक्कत है ना इंटेलेक्चुअल फील्ड की, कि आइवरी टावर अप्रोच से वो ग्रसित होते हैं। पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन आपने अभी देखा, जब पेरिस क्लाइमेट, अब उससे सारे मुल्क बाहर निकल रहे हैं, हालांकि इंडिया तो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियां निभा रहा है, लेकिन पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन जब हुआ था, जब उसके टारगेट सेट किए गए थे, तभी बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा था देखिए आपने बहुत ऊंचे टारगेट रख दिए हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है आपकी। कहने के लिए तो बड़ा अच्छा है कि आप जो है कार्बन एमिशन इतना डाउन कर लेंगे, ये इतना डाउन कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये पॉसिबल नहीं है आप आइवरी टावर अप्रोच से। तो इतने साल बाद हमें यही पता लग रहा है कि हम जो टारगेट्स हैं पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन के, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आइवरी टावर अप्रोच नहीं रखनी है, हमें रियल प्रॉब्लम सोल्यूशन लेके आने हैं। दूसरा, वैल्यू लेडन। अभी तक क्या था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वैल्यूज निर्धारित थी, मैकेनिक मैनर में काम हो रहा था, मशीन की तरह काम लिया जा रहा था, जैसे रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी है। तो जो रूल आ गया बस उसको इंप्लीमेंट करना है, सामने कौन क्लाइंट है, इममटीरियल है। सो आप बस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उसको बस इंप्लीमेंट करते चलिए, वैल्यूज पे काम नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने कहा अब भाई वैल्यू लेडन भी होगा, मतलब अब अनप्रिविलेज्ड के लिए, डिसएडवांटेज के लिए, मार्जिनलाइज के लिए ज्यादा काम किया जाएगा, तभी तो सोशल कॉन्टेक्स्ट या सोशल रेलेवेंस आप प्रूव कर पाएंगे। सो नाउ इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम लेस जेनरिक, मोर पब्लिक। ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रति हम फोकस रहेंगे, लेस डिस्क्रिप्टिव, मोर प्रिस्क्रिप्टिव। पहले क्या हो रहा था पब एड में, पहले आपको डिस्क्रिप्टिव नेचर से काम कराया जा रहा था, डिस्क्राइब किया जा रहा था ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, हायरार्की कैसे सेट करनी है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए, कमांड कैसे देनी है, अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज करनी है, इन चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा था। बोले अब नहीं भाई, ठीक है यार, हो गई वो चीजें सेट, पोस्ट कॉर्प की थ्योरी आ चुकी है, अब हम प्रेस्क्रिप्टिव होंगे, हम प्रेस्क्राइब करेंगे काम कैसे किया जाए,
असल इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से की जाए, हम उसके ऊपर फोकस होंगे। और साथ ही लेस इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेड, रादर मोर क्लाइंट इंपैक्ट ओरिएंटेड। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने क्लाइंट ग्रुप से डील कर रहा है, भाई एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एजुकेशन सेक्टर है, बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहा है, हॉस्पिटल्स हैं वो बीमारों को दवाइयां दे रहे हैं। तो अब ज्यादा फोकस एडमिनिस्ट्रेशन का होगा क्लाइंट के ऊपर, इंपैक्ट क्या आ रहा है उनके ऑपरेशंस का। और साथ ही लेस न्यूट्रल मोर नॉर्मेटिव, अब हम नॉर्म्स के साथ काम करेंगे। जैसे गरीबों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, जो रिसोर्सलेस पर्सन है उसके लिए आप बियॉन्ड द रूल्स जाके काम करें, मतलब रूल्स ब्रेक तो नहीं करने, बट बियॉन्ड द रूल्स आप उन तक फायदा पहुंचाएंगे। नाउ वी कम टू सोशल इक्विटी। देखिए, सब सोशल एस्पेक्ट के अंदर काम चल रहा है। सोशल इक्विटी मतलब कि जो हमारी इनहेरेंटली अनइक्वल सोसाइटी है, तो उसमें सोशल इक्विटी प्रोवाइड करना है। सिर्फ जो है प्रॉफिट या ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं करना है, और पुअर, मार्जिनलाइज, रिसोर्सलेस, इन सब में लार्जर इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है। मतलब जो सोशल टेंशन जिनकी वजह से हो रही हैं, जो रिसोर्सलेस पर्सन है, उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा काम करेगा। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करेंगे, सिर्फ अपने ऑफिस नहीं, उससे बियॉन्ड जाकर काम करेंगे। जैसे हम स्कूलों की बात कर लें, राइट टू एजुकेशन चल रहा है इंडिया के अंदर। तो राइट टू एजुकेशन के अंदर एक तो ये है कि भाई हम सिर्फ स्कूल में बैठ गए और हमने कह दिया कि ठीक है बच्चे आएंगे गरीब परिवारों से, एडमिशन दे दिया जाएगा। एक तो ये अप्रोच है। लेकिन हम कह रहे हैं कि सोशल इक्विटी के लिए वैल्यू बेस्ड काम किया जाएगा, आप नॉर्मेटिव एथिकल बिहेवियर से काम करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि आज सरकारी स्कूल्स में टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई आप आसपास के जो भी गरीब इलाके हैं, स्लम एरियाज हैं, वहाँ जाइए, गांव के अंदर जाइए और पता कीजिए ऐसे कौन से बच्चे हैं जो आरटीई का बेनिफिट उनको मिल सकता था लेकिन इन स्कूल में एनरोल्ड नहीं है। उनके घर जाकर आप उनका एडमिशन लेके आइए। बच्चों को घरों से स्कूल तक लाने की जिम्मेवारी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने उठा ली है। तो ये है एक सोशल इक्विटी से काम करना है, क्योंकि रिसोर्सलेस पर्सन है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, तो उनकी फैसिलिटी पहुंचाने के लिए आप डोर स्टेप तक जाएंगे ताकि एक इक्विटी स्टैब्लिश हो सके। एंड देन चेंज। ये जो सब सोशल केओस है, सोशल टेंशन है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल पा रहा, इसकी एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है दैट ह्यूमन सोसाइटी इज इनहेरेंटली अनइक्वल। सो बहुत आधारों पर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, प्रिविलेज्ड हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, रिच हैं, पुअर हैं, कोई पॉलिटिकल पावरफुल है, कोई पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, अर्बन रूरल का डिवाइड है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइड होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सोशल टेंशन्स होती हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी स्मूथली वर्क नहीं कर पाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो पावरफुल पर्सन्स हैं, चाहे इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, चाहे वो पॉलिटिकली पावरफुल हैं, वो अपने हक में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। तो बोले यार अब एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज लेके आना है, हमें स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना है सोसाइटी का। सो क्या होगा, हम बेसिकली जो ये एवर वाइडनिंग गैप है, जो सोशल गैप बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर, इसको नैरो डाउन करेंगे। हम एक इक्वल समाज में लार्जर इक्वल सोसाइटी स्टैब्लिश करने के लिए भी अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा। सो आप देख रहे हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ज्यादा रेडिकल है अपनी पुरानी अप्रोच से लेके। पुरानी अप्रोच में तो सिर्फ बात हो रहा था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन है, इंप्लीमेंटिंग इनका काम है, विजिबल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी पॉलिसी पॉलिटिक्स बना के देती है, बस अब आप उसको इंप्लीमेंट अच्छे से करें, इतनी बात है, कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको वैल्यूज के बारे में नहीं सोचना है, आपको मार्जिनलाइज वगैरह के बारे में नहीं सोचना, वो सरकार पॉलिसी बनाएगी। लेकिन अब रेडिकल अप्रोच के साथ सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करने की बात की, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की छत्र छाया के अंदर। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हो गया, डिसाइड हुआ, इसके ऊपर फिर इंटेलेक्चुअल वर्क शुरू हुआ, गवर्नमेंट्स को भी ये थ्योरीज देनी शुरू की, भाई अब अपने गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर इस तरह से चेंज ले आइए। स्लो प्रोग्रेशन के साथ ये चलता रहा। इसी के बाद 20 साल बाद 68 में पहला मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुआ, 1988 में ये मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस फिर से अंडर ड्वीट बाल्डो फिर से आयोजित की गई, इस बार फिर से सायराक्यूज यूनिवर्सिटी में। पिछले 20 साल में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी हम थियरीज इन सब के ऊपर काम करना था ना अभी, तो कितनी थियरी हमने दी हैं, कितना एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको यूटिलाइज किया है, इस सब के ऊपर विचार किया गया और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, इसके ऊपर सेकेंड कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की जाती है। इस बार इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस ने अपना खुद का एम्बिट ब्रॉडन करने की कोशिश की, साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी स्कोप और एम्बिट को ब्रॉडन करने की कोशिश की है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो डिफरेंट फील्ड से लोगों को लेके आए। इससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर ही बैठ के विचार कर रहे थे, इस बार और स्टडी के फील्ड से
थिंकर्स को आमंत्रित किया गया, जैसे लॉ के फील्ड से, अर्बन स्टडीज जिन्होंने की हुई हैं, और जो इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं, ऐसे डिफरेंट फील्ड के थिंकर को बुलाया। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलीग्लॉट है तो बाकी थिंकर्स को भी बुलाकर विचार विमर्श करना जरूरी है, ताकि कुछ नए टूल्स एंड टेक्निक ईजाद हो। और इस सब के पीछे बैकग्राउंड में इस बार क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने पहले देखा था फर्स्ट जो मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि एज ऑफ हाई होप्स एंड एस्पिरेशन दैट टर्न इनटू डिस्पेयर, देयर वाज मोर केओस इन अमेरिकन सोसाइटी। तो इस बार केओस और बढ़ गया। देखिए क्यों बढ़ गया, पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं है कि जो इस कॉन्फ्रेंस ने कहा, मिनोब्रूक 1 ने कहा अंडर ड्यूइट वाल्डो, वो लागू कर दिया गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो पुराने ढर्रे पे चल रहा है, तो बहुत हद तक इनकी टेक्निक नहीं लागू की। और दूसरा, बड़े चैलेंजेस अमेरिकन सोसाइटी के सामने आ गए, जिसको थिंकर्स ने जब समराइज किया तो कहा यार 1970s का जो एरा है वो फिस्कल क्राइसिस और लेजिटिमेसी क्राइसिस का रहा है। 1970s में बड़े चैलेंज दो प्राइमरली हम बात करते हैं। एक तो ऑयल क्राइसिस था, जिसकी वजह से फिस्कल क्राइसिस में तब्दील हुआ। 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आता है, जब सऊदी अरेबिया लेड जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, इन्होंने ऑयल एम्बार्गोज लगा दिए। वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज जिन्होंने अरब इजराइल वॉर के अंदर इजराइल का साथ दिया था, उनको तेल बेचने से इनकार कर दिया। तेल का प्राइस 300% तक शूट किया था। उसकी वजह से फिस्कल चैलेंजेस आ गए वेस्टर्न कंट्रीज के सामने, साथ ही अमेरिकन के आगे भी। और दूसरी तरफ वेलफेयर स्टेट एक बड़ी चैलेंज बन गया इनके लिए। वेलफेयर स्टेट अनमैनेजेबल हो गया, मतलब हर काम स्टेट कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस स्टेट प्रोवाइड कर रहा है। जब स्टेट के काम बढ़े तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली हालत हो गई, स्टेट की एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ गई, तो फिर फिस्कल क्राइसिस और एड ऑन हो गए। और इसी के साथ आया लेजिटिमेसी क्राइसिस। भाई वेलफेयरिज्म में जब सारी चीजें स्टेट प्रोवाइड करने का दावा करती है, लेकिन पैसे की कमी या और लिमिटेशंस की वजह से वो फैसिलिटी पहुंचा नहीं पाती है, तो फिर स्टेट की लेजिटिमेसी को ही चैलेंज मिलने लगा। लोग स्टेट के कॉन्सेप्ट से एलिनेट होने लग पड़े। जैसे मान लीजिए आज करती है ना बहुत सारी राज्य सरकारें इंडिया के अंदर कि फ्री बिजली प्रॉमिस कर लेंगे किसानों को कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन फिर बिजली, अब हमारे यहाँ एनर्जी का संकट रहता है, एनर्जी डेफिसिट कंट्री अभी तक, तो फिर बिजली पहुंचा नहीं पाते। ये है कि 3 दिन में कोई 6 घंटे बिजली आ रही है, तो उससे लोग एलिनेट होना शुरू होते हैं कि यार स्टेट हमारे लिए कुछ कर तो रहा नहीं है। अब आपने अपनी जिम्मेवारी बहुत बढ़ा ली है, आप ओवर प्रॉमिस्ड हो चुके हैं, परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, तो लोग स्टेट के कॉन्सेप्ट से एलिनेट होना शुरू करेंगे, लेजिटिमेसी को चैलेंज करने लगेंगे, यार तुम्हारी अथॉरिटी क्या है जब तुम काम कर ही नहीं पा रहे हो। तो इन सारी चीजों के बीच में होती है सेकंड मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस, और इन समस्याओं का हल निकालने की बात होती है। अच्छा, इसी के साथ साथ और क्या डेवलपमेंट हो रही है, जैसे ऑलरेडी यूके के अंदर थैचरिज्म चल रहा है, वो मिनिमल स्टेट की बात करता है, और इवन यूएस के अंदर ही 1980s में आ चुका है रीगनिज्म, ये भी मिनिमल स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट के ऑपरेशन लिमिटेड होने चाहिए। इन दोनों चीजों को हम आगे पब्लिक चॉइस अप्रोच में और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। न्यू राइट फिलॉसफी क्या थी। सो कुल मिलाकर हमारे सामने यूएस में इस वक्त खड़ा है फिस्कल क्राइसिस और लेजिटिमेसी क्राइसिस। अब इन सबसे डील करने के लिए अब सेकंड मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें कही गई कि ठीक है यार देखो, अब कुछ चेंज लेके आने पड़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खुद से फिर से बदलाव करते हैं। तो अब स्टेट मस्ट बी अ फैसिलिटेटर रेदर देन अ प्रोवाइडर, और दूसरा थर्ड पार्टी गवर्नेंस कीजिए, मार्केट गवर्नेंस की तरफ बढ़िए। भाई एक प्रॉब्लम तो यही है ना कि स्टेट ओवरबर्डन हो चुका है, सब काम जिम्मेवारी खुद ले लिए, वो कर नहीं पा रहे हैं, उन फैसिलिटीज को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसा करें, एक तो फैसिलिटेटर बन जाइए, मतलब अगर गुड्स प्रोवाइड करनी है तो स्टेट कंपनी जाकर खुद गुड्स प्रोड्यूस ना करें, बल्कि एक ऐसा कंजीनियल माहौल दें जहां प्राइवेट कंपनीज आएं, उनको अच्छे कंपिटिटिव एनवायरनमेंट हो, सही टैक्सेशन लॉज हो, उनका सिक्योरिटी का इशू जिम्मा जो है वो स्टेट ले लें, और एक फैसिलिटेटर के तौर पर आ जाए जहां पर मार्केट इकोनॉमी खुद ब्लूम करेगी और लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचेंगी। इसी के साथ थर्ड पार्टी गवर्नेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करना शुरू करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गवर्नमेंट, जो बिना वजह की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रखी है वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दे, पीपीपी मॉडल ले आए, एलपीजी रिफॉर्म्स को प्रमोट किया जाए। तो इससे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं या मार्केट गवर्नेंस है इसको बढ़ावा दिया जाए। और अब जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है वो गवर्नेंस ना होके बल्कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। भाई अच्छी गवर्नेंस लोगों को मिले, ये चाहे आपकी सरकारी एजेंसियां प्रोवाइड कर दें चाहे प्राइवेट एजेंसी प्रोवाइड कर दे, तो दोनों के सहयोग से एक बेहतर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस मॉडल स्थापित करना है। और खासकर एक और चीज जो पॉइंट मिस रह गया था पहली
मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस में जेंडर इक्विटी की बात नहीं की थी। हम सोशल केओस की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें जेंडर इक्विटी शामिल नहीं है। तो इन्होंने हाईलाइट किया भाई जेंडर इक्विटी होनी चाहिए, महिलाओं को भी बराबर का स्थान मिलना चाहिए इस डेवलपमेंट की रेस के अंदर। तो यहां से कुछ नए पॉइंट्स तय किए गए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्कोप और एम्बिट को बढ़ाता है और हम इस मार्केट इकोनॉमी के अंदर काम करेंगे, स्टेट थोड़ा रोल बैक होगा। लेकिन इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर स्टेट रोल बैक करेगा तो फिर स्टेट की लेजिटिमेसी तो और खतरे में जाएगी, स्टेट तो फिर श्रिंक करता चला जाएगा, फिर तो मार्केट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर तो मैनेजमेंट पढ़नी चाहिए लोगों को, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पढ़े। लेकिन इसी बीच ड्यूइट वाल्डो ने कहा कि देखिए, चाहे स्टेट रोलिंग बैक एरा के अंदर हम रह रहे हैं, स्टेट अपनी कोर एक्टिविटी पर वापस जाएगा, लेकिन स्टेट फिर भी इंपॉर्टेंट बना रहेगा, क्योंकि प्राइवेट ये जो सारे ऑपरेशन संभाल रहा है, ये अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करने लग जाए, किसानों का, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना शुरू हो जाए, इसको चेक करने के लिए स्टेट अपनी प्रेजेंस लगातार बनाए रखेगा। और इसी के साथ ड्यूइट वाल्डो के हिस्टोरिक वर्ड्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, बी विद इट एंड एंजॉय विद इट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लंबे समय तक काम करता रहेगा, बस इसका स्वरूप बदलता चला जाएगा। स्टेट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन स्टेट का स्वरूप बदल जाएगा। इसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी आउटलुक चेंज होगा, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा रेलेवेंट रहेगा, लंबे समय तक रेलेवेंट रहेगा। नाउ वी कम टू मिनोब्रूक 3 2008 में, फिर 20 साल बाद मिले। देखिए 20-20 साल पे हो रही है, 68 में मिले, तो फिर 88 में, 88 के बाद 2008 और अभी 2028 में प्रॉमिस्ड है ये मीटिंग फिर से। सो इस बार साल 2000 में ड्यूइट वाल्डो साहब गुजर गए, तो इस बार पैट्रोनेज दिया गया रोजमेरी ओलेरी साहब को। सिराक्यूज यूनिवर्सिटी ने फिर से ये इंटेलेक्चुअल मीटिंग होल्ड कराई और इस बार स्कोप और एम्बिट और ब्रॉड किया गया। अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब इंटरनेशनलिज्म की तरफ बढ़ा। एक तो दुनिया भर से डिफरेंट जो स्टडी हैं, ह्यूमैनिटीज हैं, साइंसेज हैं, उनके स्कॉलर्स को इनवाइट किया गया। बोले आओ बैठते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से नई चीज़ों पर काम करे इसके बारे में विचार करते हैं, और वही 20 साल की डेवलपमेंट उसको तय करते हैं, क्या क्या हम डेवलप कर चुके हैं। तो अब इस बार जो मीटिंग है ये 2 हिस्सों में हुई, फेज 1 के अंदर और फेज 2 के अंदर। सबसे पहले फेज 1 में जो 3 से 5 सितंबर 2008 को हुई, इसमें 56 यंग स्कॉलर्स को बुलाया गया कि सबसे पहले यंग स्कॉलर्स, यंग गन्स जरा कुछ अपने पेपर्स प्रेजेंट करें, कुछ नए नए आइडियाज बताएं, और डिफरेंट फील्ड के, लाइक ये जो 56 यंग स्कॉलर आए थे, इमर्जिंग स्कॉलर्स आए थे, ये वैल्यूज एंड एथिक्स, आईटी, मैनेजमेंट, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ग्लोबलाइजेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट स्टडी के फील्ड से बुला लिए। भाई बताओ क्या नया है आपके पास हमें सजेस्ट करने के लिए। अब इस मीटिंग का जो आउटकम आता है उसमें 2 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं कि देखिए, एक तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं 2008 में, मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के ज्यादातर देश अब एलपीजी रिफॉर्म अपने यहां लागू कर चुके हैं। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बनता चला जा रहा है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो इसके लिए कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन अफ्रीकन कंट्री में कैसे काम कर रहा है, ये एशियन कंट्री में कैसे काम कर रहा है, या फिर लैटिन या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में कैसे काम कर रहा है। तो एक दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन को समझें, ग्लोबलाइजेशन को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा जो मेथडोलॉजी है और टेक्नोलॉजी है, इट मस्ट बी प्लूरलिस्टिक टू डील विद द चेंजिंग टाइम। कोई एक वन बेस्ट वे ना हो, कोई एक ही तरीका ना हो चेंजिंग टाइम से डील करने का, वो तो फेल होना तय ही तय। तो हमें बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक बनाने होंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स से हमें जो एनकाउंटर करना है, जो उसको टैकल करना है उसके लिए। नाउ वी कम टू दूसरे फेज में। अब इन्होंने एक्सपीरियंस्ड स्कॉलर बुला लिए और जो 300 प्रपोजल्स आए थे, 300 पेपर आए थे डिफरेंट पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए, फाइनली उनमें से 80 सिलेक्ट किए गए और उन पर अब एक्सपीरियंस्ड स्कॉलर से डिस्कशन कराया गया कि सर अब आप बताइए अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्टडी के हिसाब से कि चीज़ें किस तरह से सेटल होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या काम अप करना चाहिए। तो जो इसका आउटकम आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और हमने पहले लेक्चर में किया था एवोल्यूशन के अंदर, कि एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नई डेफिनेशन सेट की गई है। और डेफिनेशन याद रखेंगे दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव रिलेशनशिप, डायलॉग, एक्शन टू प्रमोट ह्यूमन फ्लरिशिंग ऑल। सभी सुखी हो सकें उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की बात की जा रही है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब सरकारी दफ्तर तक महदूद नहीं है, ये सोशली एम्बेडेड प्रोसेस है, सोसाइटी में घटित होने वाली घटनाएं हैं। सो इसी के साथ कहा गया, देखो
अब हम इस बात पर एग्री करते हैं कि 2008 में हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में आ चुके हैं। यहाँ पर ज़्यादातर कंट्री में मार्केट इकोनॉमी को बूम दिया जा रहा है, मार्केट गवर्नेंस की जा रही है। तो फिर हमें अब मार्केट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे गवर्नमेंट एक तो वोट बैंक पॉलिटिक्स, वो उसकी एक लिमिटेशंस हैं, जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो रहती है, खासकर डेवलपिंग कंट्री के अंदर। हम तो देख रहे हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड में भी फिस्कल क्राइसिस से वो डील कर रहे हैं। सो इन सारी लिमिटेशंस की वजह से अब होना ये चाहिए कि इट नॉट मस्ट बी द मैनेजमेंट बाय द ब्यूरोक्रेट्स, इट मस्ट बी द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, और इसमें मार्केट को एक प्रोमिनेंट प्लेस देनी होगी। साथ ही कहा गया कि देखिए कलेक्टिव वे में ही हम प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, जहां सोसाइटी भी कलेक्टिव तरीके से साथ दे और फिर सोशल प्रॉब्लम का हम सामना करें। जैसे इंडियन गवर्नेंस का मॉडल हम देखें तो बहुत सारी जगहों पर जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, वो ऐसे रिजल्ट ला के दे रहे हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं दे पाई। जैसे क्राई है, चाइल्ड राइट एंड यू, एक एनजीओ है, चाइल्ड राइट के लिए काम करता है, वो उनके न्यूट्रिशन से लेके एजुकेशन तक की बात करता है, तो वो पब्लिक सपोर्ट से एक बेहतर प्रोग्राम चल रहा है। प्रथम एनजीओ का एक सर्वे होता है, वो तो लैंडमार्क सर्वे है अबाउट द लर्निंग कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन, 3 से 9 साल के एज ग्रुप में ज़्यादातर वो फोकस रखते हैं। तो इस तरीके से आपको ना सिर्फ R&D के लिए बल्कि रियल टेंजिबल बेनिफिट एनजीओज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है गवर्नेंस का नया मॉडल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नया मॉडल, कि आप कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ फोकस करें। सिर्फ ये नहीं कि डीसी साहब ने जो कह दिया बस वही एडमिनिस्ट्रेशन है। और फिर रियल प्रॉब्लम 2008 में डिसाइड करते हैं है डिसएम्पावरमेंट ऑफ पीपल। लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डिसएम्पावर्ड हैं। कहीं उनको हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है, कहीं उनको एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, तो कहीं उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो फिर असल प्रॉब्लम जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन का है, सोसाइटी का है, वो है पीपल आर क्रिपल्ड विद मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अगर ये डिसएम्पावरमेंट आप लोगों को खत्म कर देंगे तो जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो अपने आप ठीक होती चली जाएंगी, क्योंकि फिर लोग ज्यादा सक्षम तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो ये लार्जली आता है आपका तीसरे मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस का आउटकम। नाउ इसी के साथ 3 इंपॉर्टेंट आप नोट कर लें चेंजेस या फिर ट्रेंड थर्ड मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस के अंदर, दैट इज डिजायर ऑफ स्कॉलर टू बिकम इंटरनेशनल। जब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो इंटरनेशनलिज्म की तरफ बढ़ा। अब इससे पहले आप देख रहे हैं, इससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हम पढ़ रहे थे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सिर्फ अमेरिकन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, ये सिर्फ अमेरिका में ही स्ट्रक्चर्ड है। अब अमेरिका से बाहर निकल कर इंटरनेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। दूसरा, मल्टी पैराडाइम होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्राइसिस सिर्फ जो आप यूएस का डील कर रहे हैं सिर्फ वो नहीं, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सोसाइटीज में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही पिछले 40 साल में इन्होंने होल्ड किया कि जब पहली मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस हुई थी और अब तक हमारा स्टैंड इतना चेंज क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद स्पेशियो टेम्पोरल है, वक्त और जगह के हिसाब से अपने ऑपरेशंस चेंज करता है, लाइव सब्जेक्ट है। तो क्योंकि पिछले 40 साल में हमने बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाने की तरफ हम बढ़े हैं, ग्लोबल विलेज की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स से हम डील कर रहे हैं, टेररिज्म ग्लोबल प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज, इस तरह की जितनी भी आप फिनोमेनास देखते हैं तो बहुत सारा आपका ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो चाहे रिफ्यूजी क्राइसिस हो, सिक्योरिटीज के इश्यूज हो। सो ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए अब आपको इंटरनेशनलिज्म की तरफ आना है। 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड हैं और इसी के साथ हम बात करें अगली 2028 की मीटिंग के लिए कुछ पॉइंट तब तय किए गए थे 2008 में कि 2028 में जब हम मिलेंगे तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जैसे न्यू ब्रीड ऑफ स्कॉलर कैसे तैयार करें, तब तक कुछ तैयार कर लेने और फ्यूचर के लिए कैसे हम काम करेंगे। साथ ही लैंग्वेज बैरियर को कैसे खत्म करें। जब आप इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं तो लैंग्वेज एक बड़े बैरियर के तौर पर काम करती है, इससे ऊपर उठकर एक रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन की संरचना कैसे की जाए। देन ट्रांसफर ऑफ यूएसए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भाई अभी तक तो यूएसए के ऊपर बात हुई थी, अब दुनिया भर के अंदर रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन को फैलाना है। एंड फर्दर डिफिकल्टी इन कन्विंसिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉलर ऑफ यूएसए टू लर्न अदर कंट्रीज। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है
अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स के अंदर, कि नहीं हमारा ही सबसे रैशनल है और हमारे यहाँ पर हमारी एक बाउंड्री तक ही महदूद इश्यूज के ऊपर होनी चाहिए स्टडी। लेकिन बाकी कंट्रीज को लर्न करने की, वो अफ्रीकन कंट्रीज की स्टडी, एशियन कंट्रीज की स्टडी पर उतने वो इंस्पायर्ड नहीं है, एंथुजियास्टिक नहीं है। तो फिर इस बैरियर से हम कैसे निकलें? हालांकि याद रखेंगे ये तो 2008 में तय किए थे कि 2028 तक हमारे चैलेंजेस क्या होंगे, या 2028 में मिलेंगे तो किन चीज़ों के सोल्यूशन की तरफ फोकस्ड होंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात हो। फिर पिछले 20 साल में दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है। जैसा मेरा ख्याल है कि अब अगर 2028 में ये मीटिंग होती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स यूजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक बड़ा टॉपिक होना चाहिए कि उसके ऊपर कैसे हम बात करें। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जिसको प्रमोट किया गया था, अब वो न्यू एज में एंटर होने जा रही हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए, ऐसे पॉइंट्स इसके अंदर ऐड किए जाने चाहिए। तो आप फ्यूचर पर्सपेक्ट भी इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पब्लिक चॉइस अप्रोच। एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंडिया में इस थीम के अराउंड बहुत सारी एक्टिविटी हो भी रही है। बस इसकी एक बार कोर थीम समझ में आ जाए, फिर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ढेरों एग्जाम्पल आप जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये 1940s 50s और उसके बाद जो स्टेट के कैरेक्टर में चेंज आए, स्टेट की जो ऑपरेशंस थे उसमें चेंज आए हैं, उसके ऊपर बेस्ड एक ये थीम है। और याद रखें इस सब के पीछे फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपको कुछ नई चीजें मिल रही हैं। इस पब्लिक चॉइस अप्रोच के इमरजेंस के पीछे प्रॉब्लम है वेलफेयरिज्म की। वेलफेयरिज्म से ही सरकारें तंग आ गई। सो वेलफेयरिज्म में क्या हुआ कि एक तो साइज ऑफ स्टेट, बर्डन ऑन इकोनॉमी, ये सारा इंक्रीज हुआ। अभी पीछे हम बात कर रहे थे जब हर गुड्स एंड फैसिलिटी खुद सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो एक तो स्टेट को अपनी एजेंसीज की गिनती बढ़ानी पड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ा, और दूसरा उनके ऊपर आता है फाइनेंशियल बर्डन। तो इसकी वजह से स्टेट ओवरबर्डन्ड हो गया, स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा असर आने लगे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गड़बड़ाने लगा। जैसे हमने बात की थी बिजली, प्रॉमिस तो कर दी, अब आप दे नहीं पा रहे हैं। आपने कह तो दिया सबको एजुकेशन दिया जाएगा, आप एजुकेशन सब जगह पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उतने स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, उतने टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ को आप रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हेल्थ का आप इशू ले सकते हैं। तो ओवरबर्डन स्टेट ये अनमैनेजेबल हो गया, ठीक है। और फिर शुरू हुआ वही एलिमिनेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द स्टेट। लोगों का सरकार में विश्वास नहीं रह गया। जैसे इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक आप एक नेचुरल फिनोमेना पाएंगे कि गवर्नमेंट एजेंसीज से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है। जैसे पुलिस वगैरह से है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे यार, एक ईवल आई से देखते हैं कि करप्ट हैं लोग या फिर कुछ काम नहीं करते हैं। ऐसी सरकारों के लिए भी एक नेगेटिव ओपिनियन काफ़ी हद तक इंडियन सोसाइटी के अंदर है। तो इस तरह का सारा प्रॉब्लम था इसके पीछे, और ये सब फिस्कल क्राइसिस से भी डील कर रहा था। जैसे हमने बात की है कि पहले फिस्कल क्राइसिस आ रहा है 60-70s के अंदर। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर जो जर्गन हैबरमास है ये कहते हैं भाई सीधा है क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। अगर ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहीं, स्टेट ऐसे ही ओवरबर्डन रहा, परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फिर स्टेट की लेजिटिमेसी के ऊपर क्राइसिस आएगा, स्टेट की लेजिटिमेसी को ही चैलेंज कर दिया जाएगा। लोग कहेंगे जब सरकार हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है तो फिर सरकार है किस काम की, हम खुद ही चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। जैसे होता है ना इंडिया के अंदर भी ये जो मॉब लिंचिंग का सिनेरियो है कि सरकार हेल्प नहीं कर पा रही है, लोगों ने न्याय व्यवस्था ही अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे, विच इज ऑफ कोर्स इलीगल। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी सब के बैकग्राउंड में आप 1950s वाला फिनोमेना याद रखें कि एज ऑफ हाई होप्स टर्न इनटू डिस्पेयर। अब इस सब के जवाब में आती है न्यू राइट फिलॉसफी, और ये पीसीए पब्लिक चॉइस अप्रोच इज नथिंग बट वन ऑफ द स्कूल ऑफ द न्यू राइट फिलॉसफी। न्यू राइट फिलॉसफी से ही इमर्ज आउट एक ये चीज है। अब सबसे पहले समझे न्यू राइट फिलॉसफी क्या है, जिसको बहुत हद तक थैचरिज्म में और रीगनिज्म के साथ यूएसए में लागू किया गया था। ये न्यू राइट फिलॉसफी कहती है कि देखिए जो आपका वेलफेयरिज्म है ना, इसने लोगों को क्रिपल डाउन कर दिया है। ह्यूमंस की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू फाइट अगेंस्ट द ऑड, और ह्यूमन सोसाइटी ऐसे ही ग्रो की है। ह्यूमन सोसाइटी के सामने चैलेंजेस आते हैं, इंडिविजुअल के सामने चैलेंजेस आते हैं, या तो वो इंडिविजुअल बेसिस पर या कम्युनिटी बेसिस पर उन चैलेंजेस से पार पाती है और अपने राइट को खुद हासिल कर लेती है। वेलफेयरिज्म ने ह्यूमंस के अंदर से, कम्युनिटीज के अंदर से ये नेचुरल फाइट बैक की जो इंस्टिंक्ट है इसको खत्म करके रख दिया, लोगों को कमजोर कर दिया है। वजह यह कि वेलफेयरिज्म में लोगों को बहुत सारी गुड्स एंड फैसिलिटीज वो या तो फ्री में या सब्सिडाइज्ड रेट पर दे दी गई। तो जो बहुत सारे लोगों को सब्सिडाइज रेट पर फ्री में चीजें मिल रही हैं, तो फिर वो मेहनत कश नहीं रहेंगे, मेहनत करना छोड़ देंगे।
इंडिया के अंदर भी ये हुआ ना, जब एक बार सरदार मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई की साइडलाइन पर यह ऑब्जर्व किया कि वैसे भी तो आपका आधा अनाज खराब हो जाता है क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है इंडिया में, तो क्यों ना गरीबों को ये फ्री में आप दे दें। तो इसके बाद सरदार मनमोहन सिंह साहब मीडिया में आए थे और कहा था जुडिशरी अपनी हदों में रहे, हमें पॉलिसी मेकिंग ना सिखाए। भाई हमें पता है किस रेट पर प्रोक्योर करना है, किस रेट पर अनाज सब्सिडाइज रेट पर किन लोगों को देना है, किनको मार्केट रेट पर देना है। ऐसे फ्री में सबको बांटने लग पड़े तो लोग तो घर पड़े रहेंगे आराम से, वो कोई काम नहीं करेंगे, अल्टीमेटली आपकी जीडीपी सफर करेगी। तो भाई ये जो पर्टिकुलर फिलॉसफी है, न्यू राइट फिलॉसफी, ये वेलफेयर स्टेट को कहती है धर्मशाला स्टेट। आपने तो राज्य को धर्मशाला बना दिया, कोई भी आ रहा है, कोई भी रह रहा है, फैसिलिटी यूज कर रहा है, कुछ पे कर नहीं रहा है, चला जा रहा है। स्टेट कैसे सर्वाइव करेगी, जीडीपी कैसे ग्रो करेगी? नैनी स्टेट है ये तो, स्पून फीडिंग की जा रही है लोगों की। नैनी जैसे बच्चों को संभालने के लिए आप रख देते हैं ना, एक नर्स को या आया जिसको नैनी कहते हैं, बस आप लोगों का बच्चा बनाकर उसकी चाइल्ड केयर की जा रही है। लोगों को एम्पावर ना कर वेलफेयरिज्म तो लोगों को डिसएम्पावर कर रहा है। देखिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डीपीएसपी के अंदर भरमार पढ़ते हैं वेलफेयरिज्म की, और वहां पर ज्यादातर हम वेलफेयरिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्रिटिक पॉइंट नहीं होते हमारे पास। तो एक तो यहीं से अपने पेपर 2 गवर्नेंस के लिए आप पॉइंट्स उठा सकते हैं कि वेलफेयरिज्म के क्या क्रिटिक पॉइंट हैं, वेलफेयरिज्म के क्या नुकसान हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपका आइडियोलॉजिकल या थेरेटिकल वर्क बन के रहा इसी न्यू राइट फिलॉसफी के ऊपर कि भाई अब क्या किया जाएगा। भाई वेलफेयरिज्म हो गया बहुत ज्यादा, वेलफेयरिज्म करेंगे बंद, ये नैनी स्टेट बंद, ये जो स्पून फीडिंग है बंद कीजिए, लोगों को एम्पावर करेंगे, लोग खुद काम करेंगे, जिससे कंट्री भी तरक्की करेगी, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी भी तरक्की करेंगे। तो यहां से फिलॉसफी आती है रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, कट बैक द स्टेट। ये जो आपने साइज में, ऑपरेशन में स्टेट को इतना बड़ा कर लिया गवर्नमेंट एजेंसीज को, अब वापस आइए और लोगों को काम करने दीजिए। वही फिलॉसफी के स्टेट क्या होगा, प्रोवाइडर नहीं फैसिलिटेटर होना चाहिए। स्टेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, अपने कोर इश्यूज की तरफ वापस आए और मार्केट को ग्रो होने दे, मार्केट गवर्नेंस चलनी चाहिए। इंडिया में भी एम्प्लाई किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस। भाई बिजनेस तो बिजनेसमैन का काम है, हम तो कंजीनियल एनवायरनमेंट देंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू करेंगे, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू करेंगे, उसके बाद लोग खुद स्टार्टअप्स लगाएंगे। आज इंडिया में यूनिकॉर्न दर यूनिकॉर्न बनते चले जा रहे हैं, हम 5वें नंबर की इकॉनमी बन चुके हैं। सो बेसिकली यहां पर सारी जो फिलॉसफी ये कहती है, न्यू राइट फिलॉसफी को अगर आप इक्वेशन के तौर पर याद रखें, सो देयर विल बी स्मॉल स्टेट, हर जगह स्टेट नहीं घुसेगा, हर काम गवर्नमेंट नहीं करेगी, प्राइवेट को करने दो, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेट और साथ में बिग मार्केट। एक तो ये समझ लें कि स्मॉल स्टेट होगा तभी बिग मार्केट होगा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड होंगी उसमें प्राइवेट कंपनीज होंगी, मार्केट गवर्नेंस चल रही होगी, तो स्टेट अपने आप स्मॉल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीक स्टेट, ये आप समझ लें, स्मॉल होने का मतलब कहीं पर भी वीक नहीं है, कमजोर नहीं होगी स्टेट, स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग स्टेट, ताकि ये जो मार्केट गवर्नेंस चल रही है, जो कैपिटलिस्ट अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, एक्सप्लॉयटेटिव ना हो जाएं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है कहीं उनके हकों की लूट ना शुरू हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग स्टेट रहेगी। तभी आप देखेंगे इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, मिनिस्ट्रीज हैं जो लगातार वॉच रखती हैं किसी भी तरह की गलत कार्रवाई के ऊपर। मतलब चाहे हमने अपने यहाँ एलपीजी रिफॉर्म भी ला दिए हैं, मार्केट गवर्नेंस भी चल रहा है, तब भी हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा है जो गूगल के ऊपर 2000 करोड़ का फाइन कर देगा कि भाई आपने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करके जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब फाइन भरो और आगे से ऐसा करना मत। ये है एग्जाम्पल स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग स्टेट। इंटरनेट की दुनिया में स्टेट ज्यादा नहीं है, गूगल अपने ऑपरेशंस कर रहा है, प्राइवेट कंपनी है, बाहर की कंपनी है, लेकिन हमारी स्टेट स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी में है कि आपको रेगुलेट कर देंगे, आप एक रूल्स के दायरे में ऑपरेशंस करें। तो ये है फिलॉसफी पब्लिक चॉइस अप्रोच की पहली। मतलब सबसे पहले तो न्यू राइट फिलॉसफी क्या है, वो ये है कि स्मॉल स्टेट, बिग मार्केट विद स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ स्टेट रहेगी, बस बिग प्रेजेंस नहीं रहेगी, हर जगह स्टेट नहीं होगा, ठीक है, बट स्टेट की जो वॉच है वो हर जगह रहेगी, रूल्स हर जगह रहेंगे। नाउ वी कम, जो हमारा पब्लिक चॉइस अप्रोच है, तो ये किन फिलॉसफीज के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। तो कुछ फिलॉसफीज लाइक मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, और दूसरा इकोनॉमिक एंड रैशनल मैन, और तीसरा कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। सो
जो आपकी न्यू राइट फिलॉसफी है क्या कहती है, जैसे मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, जोसेफ शेम्प्टर ने ये टर्म कॉइन की थी, और इनका प्रपोजल ये है कि जो डिसीजन मेकिंग सोसाइटी कंट्री में हो रही है उसका बेसिस इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल आधार पर डिसीजन मेकिंग हो। ऐसा नहीं कि आप मतलब दिल्ली में बैठकर करोड़ों लोगों के लिए पॉलिसी बनाते चलें और उनसे पूछा भी ना जाए, तो ये नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, इकोनॉमिक और रैशनल मैन। तो इन्होंने कहा देखो इंडिविजुअल्स को आप बेवकूफ़ समझना बंद कीजिए, कमज़ोर समझना बंद कीजिए। जैसे वेलफेयरिज्म में आपने बच्चा समझ के उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया था, आप ही उसके केयर टेकर बन गए थे। आप इस सोच से बाहर निकलिए। कोई भी जो व्यक्ति होता है वो इकोनॉमिक या रैशनल मैन होता है, उसे अपना अच्छा बुरा प्रॉफिट लॉस सब पता होता है और उसी से गाइड होकर वो अपने काम करता है। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग मतलब सभी लोगों के लिए स्टेट लॉ बना दे रहा है, ये बंद करें। आप कम्युनिटी को या इंडिविजुअल को एम्पावर करें ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली के एक मिनिस्ट्री में बैठकर करोड़ों किसानों के लिए पॉलिसी बनाकर, ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कि सबके लिए स्टेट पॉलिसी बना के लागू कर देगा। आप किसानों को एम्पावर करें, उनके इनपुट्स लें, तब पॉलिसी मेकिंग की जाए। देन इट कम्स टू कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर की जो फिलॉसफी है वो ये है कि हर एक व्यक्ति जो अपनी उसकी यूटिलिटी है, जो चीज़ें उसको खुशी देती हैं, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी प्रपोजल के साथ इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन में पुरानी फिलॉसफीज चली आ रही थी उनको चैलेंज किया। जैसे वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी में मान लिया गया कि ब्यूरोक्रेट परफेक्ट होते हैं, वो साइंटिफिक हैं, वो रैशनल हैं, वो इम्पर्सनल तरीके से काम करते हैं। अब इसको फॉर ग्रांटेड ही ले जाएगा कि हाँ ब्यूरोक्रेट तो ऐसे काम करते हैं, लेकिन रियलिटी से जब इसको कन्फ्रंट किया जाता है तो पता लगता है कि ब्यूरोक्रेट हर वक्त इम्पर्सनल नहीं होते हैं। बहुत सारी पर्सनल बायसनेस से वो काम करते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। कई बार वो रैशनैलिटी को छोड़कर इरैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो भाई आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। तो आइडियलिज्म में ना पड़े रहें, बल्कि आइडियलिज्म के साथ साथ रियलिज्म को भी देखें। तो यहां पर जो रियलिज्म है वो ये है कि देखिए हर कोई मैक्सिमाइजर है, खींचतान लगी रहेगी, हरी एंड स्ट्राइफ लगा रहेगा। जैसे यहां पर कहा गया कि ब्यूरोक्रेट्स ये बजट मैक्सिमाइजर हैं। ब्यूरोक्रेसी को ये लगा रहता है कि अपने ऑपरेशन इस तरीके से करना है कि हमें बजटरी कट का सामना ना करना पड़े, हमारे डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बजट आता रहे। पॉलिटिशियंस हैं, ये वोट मैक्सिमाइजर हैं, ये अपनी डिसीजन मेकिंग इस तरह से करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इलेक्शंस में इनको मिलें। सो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर कॉन्सेप्ट कि हर व्यक्ति अपनी जो चीज़ें उसको खुशी देती हैं, जो उसके बेनिफिट में है, उसको मैक्सिमाइज करने में लगा रहता है। अब इसी पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करना है, एक कंजीनियल एनवायरनमेंट देकर लोगों की इस लड़ने की स्पिरिट को ही प्रोडक्शन के अंदर तब्दील करना है, सोशल केओस के समाधान की तरफ लेके आना है। नाउ वी कम चॉइस इंप्लाइज कंपटीशन। जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच की, तो एक तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई लोगों को एम्पावर कर दो, वेलफेयरिज्म को जरा आप एक तरफ कर दीजिए, स्टेट जरा वापस आए, हर जगह स्टेट को घुसने की जरूरत नहीं है, अपने कोर इश्यूज पर आइए, डिफेंस, सिक्योरिटी, टैक्सेशन, लॉ, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। और जो कंपनीज काम कर रही हैं इनके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल रखिए, अपने चाहे एम्प्लॉयज़ के थ्रू चाहे रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। और इसी के साथ पब्लिक चॉइस अप्रोच कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस दीजिए लोगों के हाथ में। वेलफेयरिज्म में तो स्टेट अकेला प्रोवाइडर है, वही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वही हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है, वही ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जब स्टेट वापस आएगा और प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो उसमें भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी कंपनीज के ऑपरेशन होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस होनी चाहिए। लाइक चूज एंड एग्जिट पॉलिसी फॉलो करें, ठीक है जी। तो जितने भी प्राइवेट ऑपरेशंस हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास हों। एक जमाना था इंडिया में, जैसे चलिए कार बाजार की बात करते हैं, ये तो मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल है चूज एंड एग्जिट का। तो एक ज़माना था जब सिर्फ एक मारुति कार हुआ करती थी, एक पद्मिनी कार हुआ करती थी, एम्बेसडर कार हुआ करती थी। तो प्राइमरली यही कारें अवेलेबल थी, 3-4 एक आध और होगी कोई। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है। तो ये जैसी भी कारें लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों को वही परचेज करना पड़ रहा था। लेकिन इसके बाद एलपीजी रिफॉर्म और वो सारा कार बाजार जो इंडिया बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लोगों के पास कितनी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। हर सेगमेंट में अभी तो कंपटीशन है। हमारे यहाँ तो कंपटीशन उस लेवल पे कि अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सेगमेंट में कौन सी कार खरीदें। लेकिन उस सारे कंपटीशन से क्या हुआ है, बेहतर से बेहतर कारें, बेहतर से बेहतर गुड्स एंड सर्विसेज इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, वो हमें अवेल हो पाया है। ऐसे ही आप चाहे एजुकेशन की बात कर लें, तो वेलफेयरिज्म अगर हावी होगा, स्टेट एनकम्पासिंग होगा, तो सरकारी स्कूल जैसी एजुकेशन दे रहा है भाई पढ़ो,
उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जब मार्केट गवर्नेंस आए, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर के स्कूल खुले, तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। आप टेलीकॉम सेक्टर के अंदर आ जाइए, तो पहले कभी हुआ करता था कि बीएसएनएल का लैंडलाइन, और उसको भी हासिल करने के लिए 3-3, 4-4 महीने लंबी वेटिंग, कई जगह तो ड्रॉ सिस्टम से वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, क्योंकि बीएसएनएल के भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। प्रेस्टीज हुआ करती थी। कभी आप अपनी से पिछली जनरेशन में जाके पूछें कि मोहल्ले में किसी के यहाँ लैंडलाइन लगता था तो प्रेस्टीज हुआ करती थी, मोहल्ले में उसके चर्चे हुआ करते थे कि उनके पास लैंडलाइन फ़ोन है। ये आलम, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ आप 2 दशक पहले चले जाइए तो ऐसा सिनेरियो था। अब जब एलपीजी रिफॉर्म, फिर मार्केट गवर्नेंस आता है, और जब चॉइसेस बढ़ाई जाती है लोगों के लिए, टेलीकॉम कंपनीज आई हैं, तो उसमें बीएसएनएल भी कंपटीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, एमटीएनएल कंपटीटर है। अगर वो बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो वो फ्लरिश करेंगे, अदरवाइज अगर प्राइवेट ने बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर दी तो फिर प्राइवेट। लेकिन सारी गेम क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास चॉइसेस हैं, आप चूज कीजिए। आपको सर्विस पसंद नहीं आ रही है, आप एग्जिट कर जाइए। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा, कैसे सोसाइटी प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगी, बोले ठीक है यार, चॉइसेस दे दीजिए आप। प्लूरलिज्म होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म। सिर्फ एक बीएसएनएल पर डिपेंड ना हो आप टेलीफोनिक के लिए। आपके पास जियो, आपके पास भारतीय एयरटेल, हच, स्पाइस, जो भी जितने भी आप नाम लें, वो सब अवेलेबल होने चाहिए। और साथ ही प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी, भाई स्टेट अपने काम जरा घटा दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट आउट कीजिए। जैसे मान लीजिए जुडिशरी का, चलिए मान ले एग्जांपल, ई कोर्ट हमारे यहाँ चल रहा है डिजिटल भारत के तहत, कि सारा जो कोर्ट्स का डेटा है इसको आप डिजिटल रिकॉर्ड में तब्दील करेंगे। तो अगर हम बात करें सिर्फ स्टेट की, तो फिर उतने लोग एम्प्लॉय करने पड़ते, उतने लोगों की भर्ती करनी पड़ती, फिर वो सारा डिजिटल रिकॉर्ड आप ट्रांजैक्ट कराते। लेकिन नहीं, बोले यार इसकी क्या ज़रूरत है, आपके पास कोई अच्छी कंपनी है, विप्रो वगैरह, टाटा कंसल्टेंसी अगर है इस फील्ड के अंदर, तो भाई उनको कॉन्टैक्ट आउट कर दो, उनके एम्प्लॉयज आएंगे, ये सारा डेटा आपको डिजिटल करके दे देंगे। और साथ ही इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज की कैपेसिटी आप डेवलप कर रहे हैं, उसको भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यूज कीजिए। तो इससे आता है आपका प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी। तो कुल मिलाकर जो आपकी पब्लिक चॉइस अप्रोच है, किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रही है? ये कह रही है एक तो एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, हर काम ब्यूरोक्रेट से ना कराया जाए। इस पे भी नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो अभी कुछ महीने पहले कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हर काम बाबू ही क्यों करे। बाबू से उनका इशारा ब्यूरोक्रेट्स की तरफ था कि भाई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है तो वहां पे भी आईएएस बैठे हैं, मीटी बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो भी सारा का सारा हैंडल कर रहे हैं जाकर कौन, वो आपके ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं। तो भाई हर काम बाबू क्यों करें, जरा डी ब्यूरोक्रेटाइज कीजिए, ब्यूरोक्रेसी को कम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आने दीजिए। साथ ही इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म हो, हमने अभी बात की, वेरियस एजेंसीज हो, संस्थाएं हो जो आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करें। देन डाइवर्स डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो, कोई एक सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग ना हो सबके लिए। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये बड़ा पंगा ना कि सरकारी दफ्तरों में जिस अफसर के पास जो पावर अथॉरिटी वो अपने पास जमा करके रखता है, डिसेंट्रलाइज नहीं करते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन आप करें, सेंटर अपनी कुछ पावर स्टेट को दे, स्टेट अपनी पावर आगे पंचायतों को दे, पंचायत अपनी पावर ग्राम सभाओं को दे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करें। और इसी से इंश्योर होगा पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बना लीजिए। मतलब बिना भर्ती करे लोगों को जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग पावर देंगे, उनकी बात आप सुनेंगे, तो उतना ही ह्यूमन रिसोर्स आपका बढ़ जाएगा, सबके सब गवर्नेंस के लिए काम कर रहे होंगे एज अ सोसाइटी। तो ये है आपका पब्लिक चॉइस अप्रोच। वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इससे पहले हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था जो अमेरिकन सोसाइटी में हो रहा था, अब हम बात कर रहे हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की। देखिए हम इस पर भी ब्रॉड लेवल पर अगर बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का आखिर फ़र्क क्या है। एक मोटा फ़र्क ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जब हम यूज़ करते हैं तो ये सरकारी व्यवस्था में यूज़ होने वाला एक शब्द है, और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर मैनेजमेंट स्कूल से आया है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज के अंदर यूज़ होने वाला एक ज़्यादा वर्ड, ठीक है। सो जब हम बात कर रहे हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और खासकर मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का, हालांकि फर्क तो और भी डिफरेंट है, लेकिन इस सारे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की थीम ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिसेस हैं उसको उठाकर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ले आइए। ऐसा क्यों है कि सेम फील्ड के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर है, दूसरा पब्लिक सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ये आप अपने अंदर स्टेट के अंदर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, तो कहीं पर आप देखेंगे कि जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस हैं, वो ज़्यादा
सक्सेस है बजाय आपके गवर्नमेंट सेक्टर के। ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग है वो। ज़्यादातर स्टेट के अंदर हम देखेंगे वो चाहे पीआरटीसी हो, एचआरटीसी हो, आप देखेंगे लॉस मेकिंग हो जाती हैं। दूसरी तरफ प्रॉफिट मेकिंग भी चल रही है, लोगों को बेहतर फैसिलिटीज़ भी दे रही हैं। ऐसे ही आप जाकर आज इंडिया के अंदर किससे पूछें कि भाई बच्चे को पढ़ाने के लिए आपकी प्रेफरेंस क्या है, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल का नाम लेंगे। तो भाई स्कूल तो वही है, और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, वो सारे टेस्ट वगैरह पास होने के बाद टीचर्स रखे गए, तो फिर भी प्राइवेट सेक्टर का इतना ज़्यादा सक्सेस रेट कैसे है? सो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके यार प्राइवेट सेक्टर के अंदर होने वाली प्रैक्टिसेस को इम्बाइब करते हैं, इम्प्लाई करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, हमें बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो पहला तो ये थी कि प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिसेस को लेकर आना है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट होता है फिस्कल कंसोलिडेशन। वो पैसे के खर्चे, रेवेन्यू जनरेशन, उसके ऊपर फोकस रखते हैं। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को आप यूं भी समझ सकते हैं कि इट इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर आपका इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। नाउ वी कम टू दिस थिंग कि टर्म क्रिस्टोफर हुड ने कॉइन की थी 1991 में। इनका ऐसे छपा था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। और जितने भी उस वक्त कंटेम्प्रेरी चेंज हो रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर के अंदर, मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर, उस सबको समराइज कर इन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की अवधारणा गढ़ी थी। और ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस में तब्दीली ला रही थी, वो चाहे एलपीजी रिफॉर्म की वजह से हो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो, उन सब के लिए एक अम्ब्रेला टर्म कॉइन की गई थी। नाउ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को भी इक्वेशन के तौर पर आप समझें, दिस इज रिजल्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव फोकस्ड। मतलब जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है ना, रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी, प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बोले वो हटाइए, अब आप रिजल्ट पे फोकस करेंगे। रिजल्ट क्या आ रहा है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ है। जो भी घटनाएं 1970 के डिकेड में, या जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे करवट ले रहा था वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर, और बाद में इसी तरह की करवट आपको देखने को मिलेगी 1990s में डेवलपिंग वर्ल्ड में, तो उन सबको समराइज करके ये एक अवधारणा बनाई गई है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे हमने बात की, इन्फ्यूजन ऑफ मार्केट प्राइवेट कैरेक्टरिस्टिक इनटू पब्लिक सेक्टर। जैसे कौन कौन सी अवधारणाओं की हम बात कर रहे हैं, जैसे वैल्यू फॉर मनी। जब भी प्राइवेट सेक्टर अपने ऑपरेशन करता है, वैल्यू फॉर मनी सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चाहिए। वो जितने पैसे आपसे ले रहा है उसमें क्वालिटी सर्विस अगर आपको नहीं देगा तो फिर पीछे रह जाएगा, कोई और कंपनी हावी हो जाएगी। तभी तो हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोगों ने हच, वोडाफोन, एयरटेल के सिम से कन्वर्टिबिलिटी करा ली जियो के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे। वैल्यू फॉर मनी कंसेप्ट लागू हो गया यहाँ पर, चूज एंड एग्जिट कंसेप्ट लागू हो गया यहाँ पर, और इसी के साथ में वर्क बेटर कॉस्टलेस। आप काम तो अच्छा करें लेकिन आप अपने ऑपरेशन कॉस्ट कम कर लीजिए, खर्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी आप इंस्टीट्यूशनल सक्सेस की तरफ जाएंगे। एंड देन इट कम्स टू फिलॉसफी, प्रैक्टिसेस, आइडियाज। जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले हैं। नाउ हियर रीजन क्या है इसकी ग्रोथ का, मतलब प्लेन एंड सिंपल चीज तो हम समझ गए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मींस जितने भी आइडियाज, फिलॉसफीज, वो प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है, अब गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफिसेज में वो सारे प्रिंसिपल्स लागू किए जाएंगे। और इंपॉर्टेंट थीम क्या है, वो ये है फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर ध्यान देना है। पैसे की बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि वो एक प्राइम गोल है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है किसका, प्राइवेट सेक्टर का। नाउ इट कम, इसके ग्रोथ की रीजन एक तो पॉलिटिकल सोर्स है। पॉलिटिकल सोर्स क्या, मार्गरेट थैचर। तो इन्होंने वही जो न्यू राइट फिलॉसफी लागू की थी इंग्लैंड के अंदर 1970s के फैग एंड के अंदर, और इसी को 80s में रीगनिज्म लागू करेंगे अमेरिका के अंदर। तो ये तो पॉलिटिकल सोर्स बनते हैं। और मार्गरेट थैचर का एक मेन काम क्या था, न्यू राइट फिलॉसफी को लागू करने का, पीसी को लागू करने का, दैट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लस मैनेजमेंट इनिशिएटिव टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कपल्ड विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। मेजर फोकस इनका फाइनेंशियल या फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर है। भाई फाइनेंशियल ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो भी ऑपरेशंस करते हैं उसमें पैसे की बर्बादी वो करते चले जा रहे हैं। वही कि टीएडीए भर दिया, ज़्यादा महंगा सामान खरीद लिया, क्योंकि सरकारी पैसा है तो मामा का पैसा समझ के आप लुटा दीजिए। इकोनॉमिक प्रूडेंस से खर्चे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर फोकस आता है। और इसी को नेक्स्ट स्टेप में तब्दील किया था, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग को लोअर हायरार्की में ट्रांसफर करते चले जाइए। सारे डिसीजन कोई मिनिस्टर बैठ के ना ले रहा हूं, कंपिटेंट अथॉरिटी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज ट्रांसफर करते चले जाइए। ये था नेक्स्ट स्टेप मॉडल। तो इसी को
ना सिर्फ रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका में यूज किया, बल्कि फर्दर कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब जगह यूज किया गया। तो एक तो पॉलिटिकल सोर्स बनता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, और दूसरा आइडियोलॉजिकल सोर्सेस जैसे कि फिलॉसफीज, न्यू राइट फिलॉसफी आई। इसी के साथ पब्लिक चॉइस अप्रोच जो हमने अभी पढ़ा है, 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं। साथ ही न्यू लिबरलिज्म, न्यू लिबरल मेथड के अंदर काम करना है, स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में काम नहीं करना है। और साथ ही प्रिंसिपल एजेंट थियरी, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कीजिए, प्रिंसिपल स्टेट, लेकिन किसी थर्ड पार्टी को अपने काम सौंप दीजिए तो वो एजेंट के तौर पर आपका काम कर रहा होगा। जैसे आप देखते हैं ना, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैग्निफिसेंट एग्जांपल है। तो कितने हाईवेज, कितने हम मतलब स्टेट हाईवे से लेके नेशनल हाईवे तक यमुना एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी महकमा खुद तो जाके नहीं बना रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दे रहे हैं, प्रिंसिपल स्टेट, लेकिन एक एजेंट को आपने काम दे दिया, भाई हमें इस क्वालिटी की सड़क इतने किलोमीटर की चाहिए, लो ठेका ले लो, टेंडर आउट करते हैं हम। तो उस तरीके से आप काम कर रहे हैं। ये आइडियोलॉजिकल सोर्स आपके बनते हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस आ रही हैं। देन इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, लोगों ने बहुत सारा इसके ऊपर काम करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। जैसे अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑसबॉर्न और गैबलर की एक थ्योरी है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, रीगो मॉडल जिसको कहा जाता है। नए दौर में गवर्नमेंट का किरदार क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए। साथ ही नेशनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी बाय अल गोर, वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के अंदर, और बहुत सारा रिसर्च और स्टडी हुआ इसके अंदर। साथ ही न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की एक बड़ी वजह बनता है 1970s में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूएस के अंदर आईसीटी का बूम। तो टेक्नोलॉजी बहुत बॉम्बार्डिंग होने लगी 1990s में, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होने लग जाएगी, तो फिर ये भी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ जाएगा। देन वी कम नेशनल सोर्सेज, जैसे आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपकी सोसाइटी है, एक तो स्मार्टियन डेवलप हो रहे हैं, और दूसरा सोसाइटी चेंज हो रही है बहुत फास्ट पेस के ऊपर। इसी 70s में यूएस के अंदर, 90s और उसके बाद इंडिया के अंदर, मतलब अब लोग अपने हकों को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। अब वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ज्यादा एजिटेटेड मोड के अंदर है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जैसे पहले तो सरकारें जो कुछ कर रही हैं, माई बाप एटीट्यूड चला रहा है, जो सरकारों ने कर दिया हाथ जोड़कर लोगों ने कबूल कर लिया, खासकर रिसोर्सलेस पर्सन ने। अब वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि नहीं सर, आपकी ये ड्यूटी है, डेमोक्रेसी में हम असल मालिक हैं और आप नौकर हैं, तो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए। तो सोसाइटी ना सिर्फ कंसोलिडेट हुई, एजिटेटिव मोड के अंदर आती है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ शिकायतें करती हैं। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं जब आप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करते हैं। सो वन इज ऑटोनॉमी, सो इट इज एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट, मोर पावर्स टू मैनेजर्स। मतलब ऐसा नहीं है जैसे पहले हायरार्की में जो बॉस है बस उसी के पास डिसीजन मेकिंग है, जो मिनिस्टर ने कह दिया, जो हायर लेवल के ऑफिसर ने कह दिया, नीचे वाले बस उसको फोकस कर रहे हैं। नहीं, अब ज्यादा जो मैनेजरियल लेवल पर ऑफिसर्स हैं उनको ज्यादा पावर दी जा रही है, जो रियल इश्यूज को मैनेज कर रहे हैं, दे आर एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस, दे आर एम्पावर्ड टू टेक कॉल्स। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के ऊपर फोकस है। पता है ना, प्राइवेट सेक्टर में किसी भी व्यक्ति की जिस पोस्ट पे है उसकी ग्रोथ, उसके इंसेंटिव डिपेंड करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं और वो ऑब्नॉक्शियस ना हो टू गवर्नमेंट टीचर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट टीचर्स, लेकिन एक सिनेरियो इंडिया में ये भी रहा था कि भाई पढ़ाएं ना पढ़ाएं, सैलरी तो आ ही जानी है। या फिर मैं टीचर्स को ही क्यों कहूँ, कई डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मानसिकता ये थी कि काम करो ना करो सैलरी तो आ ही जानी है, तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात नहीं थी। ACR मेथड यूज करते थे, हम पेपर में देख लेंगे, वो पर्सनल कॉन्टैक्ट पे ठीक कर ली जाती थी। सो अब किस चीज के ऊपर फोकस है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? नहीं भाई, वेल डिफाइंड टारगेट दो सबको, अकाउंटेबिलिटी सेट करो, स्टैंडर्ड सेट करो कि कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करना है। साथ ही रिजल्ट ओरिएंटेड, ट्रेडिशनल मैकेनिज्म, रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी, कानून ना टूट जाए, कायदा है या नहीं है उसके ऊपर नहीं, रिजल्ट क्या आया हमें वो बताइए, आउटकम क्या है। देन डिसेंट्रलाइजेशन, मैनेजरियल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज करो। भाई कोई भी अफसर सारी पावर अपने पास क्यों रखे बैठे हो, आप तो खुद अनमैनेजेबल कंडीशन में चले जाओगे। तो आप डीसी साहब हैं, एसडीएम साहब को पावर्स दें, एसडीएम साहब हैं आगे तहसीलदार साहब को पावर दें कि भाई ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू मैटर है चाहे डिफरेंट मैटर्स हैं, आप डिसेंट्रलाइज कीजिए पावर को। देन कंपटीशन, हमने बात की पब्लिक चॉइस अप्रोच, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन, स्टेट की मोनोपोली खत्म कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेक्टर के अंदर। ये ना हर जगह स्टेट मोनोपोलाइज करे बैठा है, प्राइवेट सेक्टर को भी आने दीजिए और स्टेट को कंपीट करना है तो करे, मोर कंपिटिटिव एनवायरनमेंट आप बनाइए। देन प्राइवेट सेक्टर मैकेनिज्म लेके आने, अभी पिछली स्लाइड में हम वो सब डिस्कस कर रहे थे। और साथ ही पार्सिमनी एंड प्रूडेंस, सरकारी पैसा है तो नदी की तरह बहा नहीं देना है, बहुत ही समझदारी के साथ
कंजूसी के साथ आपको वो पैसा खर्च करना है ऑप्टिमल रिजल्ट लाने के लिए। देन वी कम रिजल्ट ओरिएंटेड, हम इसको रिजल्ट ओरिएंटेड कह रहे थे। सो इसके पीछे एक और ये भी है, और इससे हमें एग्जाम्पल भी मिलेगा कि क्या यूके में ये सब लागू किया गया तो इसके कुछ रिजल्ट भी देखने को मिले। सो 1991 में कंपीटिंग फॉर क्वालिटी एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया था यूके पार्लियामेंट के अंदर। हालांकि तब तक जॉन मेजर आ चुके थे, लेकिन सबका ग्राउंड वो 70s के फैग एंड और 70s में मार्गरेट थैचर मैम ही जो है एस्टैब्लिश कर गई थी जब उन्होंने न्यू राइट फिलॉसफी को लागू किया था। तो 1991 में इन्होंने कहा कि देखिए हमने दो चीजें की हैं, एक है प्रायर ओपन रिव्यू और दूसरा है नेक्स्ट स्टेप। अब प्रायर ओपन रिव्यू के अंदर क्या किया गया है कि हर मिनिस्ट्री को हमने दोबारा से जाके उनके ऑपरेशंस की जांच की है और हर मिनिस्ट्री को आदेश दिया है कि आपके यहाँ जितनी भी रिडंडेंट एक्टिविटीज चल रही हैं वो सब खत्म कर दीजिए। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दीजिए। तो अपने आप को थोड़ा स्लिम एंड लाइट कीजिए, क्रिस्प कीजिए। तो जब ये रिडंडेंट एक्टिविटीज खत्म की गई, जब आपने प्राइवेट सेक्टर को कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर कर दी और साथ ही डिसेंट्रलाइजेशन किया डिसीजन मेकिंग पावर का, तो 20% तक इकोनॉमाइज हो गई डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। 20% व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज, देन 20% इज अ क्वांटिफाइबल जंप। 20% तक उनके ऑपरेशन इकोनॉमाइज हो गए, बेहतर हो गए। अब इसी को जब उन्होंने लागू करके देखा, रिडंडेंट एक्टिविटीज हटाई, कॉन्ट्रैक्ट आउट किया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट लागू किया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड ऑल दैट थिंग, तो फिर 20% इकोनॉमाइजेशन का टारगेट अचीव करने के बाद दे फॉलोड द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, तो इन्होंने बेसिकली ऑटोनोमस एजेंसीज टू परस्यू सेट ऑफ एक्टिविटी, जैसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड कोर्ट सर्विसेज एंड शेड पॉलिटिकल कंट्रोल। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, ऑटोनोमस एजेंसीज क्रिएट करनी है आपने, वो चाहे प्राइवेट की हेल्प से आपने क्रिएट की, चाहे गवर्नमेंट की हेल्प से हुई, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, लेकिन ऑटोनोमस स्फीयर में काम कर रही हैं, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल में काम नहीं कर रही हैं, ताकि जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके और आप इकोनोमाइज कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। पहले वो काम मिनिस्टर साहब ही कर रहे थे, अब एक ऑटोनोमस एजेंसी कर रही है, तो उसके पास आपने डिसीजन मेकिंग की पावर ट्रांसफर कर दी है। जैसे पहले मान लीजिए सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ही टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रही थी, फिर आपने ट्राई बना दी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया वर्क। तो इंडिया के अंदर ये एग्जांपल हो सकते हैं। देन वी कम व्हाट आर द चैलेंजेस टू न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सो चैलेंजेस क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इंडिया में भी प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज में हम प्राइवेट फिलॉसफीज और जो भी उनके मार्केट ऑपरेशंस हैं वो सब इंप्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। कटिंग एज लेवल पे कंपटीशन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है और इंडिया में मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड वेरियस थिंग, जहां पर प्राइवेट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट असेट्स फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिए जा रहे हैं, वो चाहे लाल किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, ऐसी चीजें। ठीक है, सो चैलेंजेस इंडिया के अंदर भी बहुत सारा मतलब डाउट है। जैसे आप सुनते भी होंगे ना, अभी पीछे आया था कि अडानी इसको दिया जा रहा है कि कुछ रेलवे ऑपरेट करेंगे, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने कहा कि अब तो रेलवे बेच देने की तैयारी है। वो हर चीज बेच देना नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि जितना प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप एग्जांपल देखेंगे, वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर भी अब जाकर न्यू राइट फिलॉसफीज, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये चीजें अनदर स्केल पर प्रमोट की जा रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन भारत को बेच देना चाहता है, या मोदी जी तो जिस चीज को भी देखते हैं बेच देने की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारी फिलॉसफीज यूके यूएसए में बेहतर रिजल्ट दे चुकी हैं। ये टूल्स एंड टेक्निक्स एडमिनिस्ट्रेशन के डिजायर्ड रिजल्ट दे चुके हैं, अब इंडिया में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, वो बात अलग है कि कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंट कितना है, क्या हमारी सोसाइटी उस थ्रेशोल्ड पर है कि हम इम्प्लाई कर सकें, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है। नाउ वी कम टू व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। भाई ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल आप कम करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, तो वो इस कंट्रोल को अपने हाथों से कैसे लूज करने देगी। साथ ही जब आप कहते हैं कि रोल बैक ऑफ द स्टेट और प्राइवेट कंपनीज ज्यादा आएंगी, तो फिर डाउन साइजिंग होगी, जॉब लॉस होंगे, वो इंडिया में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। देन डिसेंट्रलाइजेशन एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया जैसी जो कंजर्वेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, जहां जिस अथॉरिटी के पास जो पावर है वो किसी और अथॉरिटी को ट्रांसफर करके राजी नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे होगा, और फिर प्राइवेटाइजेशन अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो हमारे यहाँ तो अगर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को इस तरह का आता है और कुछ
सरकारी असेट्स को फॉर द टाइमिंग प्राइवेट हैंड्स में देने की बात करते हैं तो फिर देश में हंगामा होने लग जाता है कि देश बेचने की आप तो बात कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पर। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के ऑपरेशन है, ये बहुत सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के होते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के नहीं होते हैं। किसी फैक्ट्री में तो जाकर आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हाँ बताइए कितना प्रोडक्शन हुआ, किस क्वालिटी का प्रोडक्शन है। लेकिन इंडिया के अंदर जैसे गवर्नमेंट के ऑपरेशन की बात करें, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये क्वालिटेटिव नीड के हैं। तो क्वालिटी को मेजर करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक अभी उतने विकसित नहीं है, तो आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के ज्यादा क्वांटिफाइबल टूल, टेक्निक, स्टैंडर्ड रेज करने होंगे। और साथ ही न्यू मैनेजरियलिज्म। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जब आप प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज, उनका बिहेवियर लागू करेंगे तो फिर ये कितना एडजस्ट कर पाएंगी चीजें। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से आप लेकर आए, तो प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट ओरिएंटेड चलता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर ये सर्विस ओरिएंटेशन के साथ काम करता है। तो ये दोनों चीजें किस तरह से मैच कर पाएंगी, ये एक बड़ा चैलेंज है। सो ये आप चैलेंजेस के आधार पर लिख सकते हैं। एंड देन वी कम जस्ट टू लास्ट थिंग। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने की उम्मीद नहीं है ऐसा, बट आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है कि हाँ इस तरह की गवर्नमेंट ऑपरेशन हम देख रहे हैं। सो वी कम टू एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट। और ये बेसिकली एक पेपर लिखा था डेविड ऑसबॉर्न और टेड गैबलर ने 1991 के अंदर, ठीक है। और इस पेपर का नाम था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को री इन्वेंट करते हैं। गवर्नमेंट का आज का किरदार, आज के कैरेक्टरिस्टिक, आज के ऑपरेशन कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए। सो इसके अंदर 10 कमांडमेंट्स या फिर 10 प्रिंसिपल्स की बात की गई थी। सो कैटलिस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब डेवलपमेंट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसमें कैटलिस्ट की भूमिका निभाए। अब गवर्नमेंट को स्टीयरिंग की पोजीशन में आना है, रोइंग की पोजीशन में नहीं है। खुद खींच के आगे नहीं लेके जाना चीजों को, बस सिर्फ दिशा दे, एक कंजीनियल एनवायरनमेंट दे, कैटलिस्ट की भूमिका निभाए, खुद जाकर काम ना करे, वो प्राइवेट सेक्टर अपने आप काम कर लेगा। देन कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए वही डिसीजन मेकिंग के अंदर। जैसे हमने बात की थी, बहुत सारी एनजीओज हैं तो वो बहुत सारा रिसर्च वर्क करते हैं, आप उनकी भी सजेशंस लीजिए ताकि डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर हो पाए। किसान आंदोलन और ये सारी समस्याएं आई थी, आपने धड़ाधड़ बिल पास कर दिए, भाई किसान जत्थेबंदी हो, उनसे कुछ सलाह मशवरा आप कर लेते। तो आपको कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए लोगों के अंदर कि हाँ गवर्नमेंट भाई हमारी भी है, हमारी भी सी गवर्नमेंट डिसीजन के अंदर सुनी जाती है। देन कस्टमर ओरिएंटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब वो लकीर के फकीर नहीं होना है, वो जो कि सिर्फ रूल, रेगुलेशन, अथॉरिटी, जो आपका कस्टमर ग्रुप है, जो आपका क्लाइंट ग्रुप है, उसके इंटरेस्ट को आपको ध्यान में रखना है। जैसे पोषण 2 अभियान चल रहा है या आंगनवाड़ी अभियान चल रहा है, तो उसमें आप देखें कि जो आपका कस्टमर है, वो चाहे लैक्टेटिंग मदर हैं, वो चाहे छोटे बच्चे हैं 3 साल तक के, 6 साल तक के, उनके लिए बेहतर फूड आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए काम करना है। देन कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट, मोनोपोली तोड़ दीजिए भाई। हालांकि अपने आप में चैलेंज है, हर जगह तो मोनोपोली नहीं टूटेगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सेक्टर के अंदर स्टेट की मोनोपोली ब्रेक हो और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो, जो मिक्स्ड इकोनॉमी का फिनोमेना है। प्राइवेट एजेंसीज भी हो, बहुत सारी हो, जो आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, और साथ ही में गवर्नमेंट एजेंसीज भी हों। देन रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, अगेन सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन एंड प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द आउटकम। चलिए मान लिया कि आपने बहुत सारे स्कूल बना दिए, आपने बहुत सारे टीचर रिक्रूट कर दिए, आपने मिड डे मील स्कीम शुरू कर दी है, तो आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रथम एनजीओ का जब रिपोर्ट आता है, देश का सबसे बड़ा रिपोर्ट है, उसके अंदर बात ये की जाती है कि लर्निंग कैपेसिटी तो डिक्रीज हो रही है। 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास की कोई पोएम या स्टोरी नहीं पढ़ पा रहा, 2 लाइन नहीं पढ़ पा रहा, तो ये बेसिक लर्निंग कैपेसिटी कैसे कम हो रही है। व्हाट इज द रिजल्ट सर, आप रिजल्ट के ऊपर फोकस कीजिए। देन एंटीसिपेटिंग गवर्नमेंट, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, आप एंटीसिपेट कीजिए कि जो भी फिनोमिनास चल रहे हैं ये आगे क्या करवट लेंगे, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। तो जैसे चाहे कोविड के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कह दिया गया था कि भाई कोविड के टाइम पे पता तो था ही ना कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अटैक करता है, सेकंड वेव आने वाली है, उसमें भी प्रेडिक्ट कर दिया गया कि बड़ी उम्र वाले लोगों के ऊपर ज़्यादा इसका असर होगा। तो फिर आप ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं मेंटेन कर पाए, आप उसको एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एज ओल्ड पीपल हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई की प्रॉब्लम आएगी।
तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, वो कोविड नहीं बल्कि असल में वो ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौतें हो गई। आप एंटिसिपेट करके रखिए फ्यूचर में क्या होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त दुनिया भर में सबसे हॉट टॉपिक है। तो चैट जीपीटी एंड ऑल दैट थिंग, आप जान रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं भाई हमारी जॉब जा रही है इसकी वजह से। तो आप गवर्नमेंट को अभी एंटिसिपेट करना होगा। भारत 130 करोड़ आबादी वाला मुल्क, एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड, जॉब सेक्टर पे क्या असर पड़ने वाला है। सो एंटिसिपेट करके रखना है चीज़ों को आपको। देन डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी पहले तो हायरार्की वाइज डिसेंट्रलाइज कीजिए और फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज भी कीजिए। तो जो पहले से चला आ रहा है कि साहब जो बड़ा अफसर कहेगा वही होगा, नहीं, हर अथॉरिटी को उसकी जो भी बनती रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप प्रोवाइड करें, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो अथॉरिटी उसको चाहिए, जो पावर उसको चाहिए, वो भी उसमें रिपोज करें, अकाउंटेबिलिटी भी उसकी सेट करें। सो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट। देन मिशन ओरिएंटेड गवर्नमेंट, जितने भी काम चल रहे हैं मिशन मोड के अंदर चलने चाहिए। चलता है एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा। अभी आपको एक मिशन बनाकर उसके सेट डिफाइंड टारगेट्स होने चाहिए, एक टाइम लिमिट होना चाहिए जिसके अंदर आपको वो टारगेट अचीव करने हैं। मिशन मोड के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि बस हाँ ठीक है बच्चों को एजुकेट करेंगे, करते रहेंगे। सेट टाइम के अंदर, सेट गोल्स के अंदर आपको वो रिजल्ट ला कर देने होंगे। देन एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, गुड जो गवर्नमेंट है वो खुद एंटरप्रेन्योरल मोड के अंदर रहे, एंटरप्राइज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। मतलब चाहे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हो, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम हो, जैसे इंडिया के अंदर आप देखते हैं जहां पर भी कोई भी अब ज्यादातर प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो वहां पर भी बात करते हैं कि रिसोर्स जनरेशन कैसे हो, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे क्रिएट की जाए। तो अभी आप एनवायरनमेंट का करंट अफेयर पढ़ें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गुजरा है, उस पर बहुत सारी स्कीम अनाउंस की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उसमें एक मैंग्रोव की स्कीम अनाउंस की है कि मैंग्रोव जंगल्स को भारत के 11 स्टेट्स में बढ़ावा दिया जाएगा, हजारों करोड़ उस पर खर्च किया जाएगा। लेकिन उसी के साथ उसकी सारी थीम आप पढ़ेंगे तो देखेंगे टेंजिबल इनकम कैसे जनरेट हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए। एंड फर्दर मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट हो, मार्केट कैसे फ्लरिश करे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस, वो चाहें आपके एग्रो बिजनेस सेक्टर के अंदर हो, आपकी इंडस्ट्री के अंदर हो या सर्विस सेक्टर के अंदर हो, ये जब बढ़ेंगे देन इट विल प्रोवाइड मोर गुड्स, मोर सर्विसेज, मोर क्वालिटी एंड मोर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। तो उससे फ्लरिशिंग फॉर ऑल आएगा। ये 10 कमांडमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड कैबलर के आज के दौर में गवर्नमेंट का किरदार कैसा होना चाहिए। सो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट मतलब एक एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो जो बैठे रहते थे, बाबूशाही चल रही थी कि हाँ कुछ काम कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है हो, नहीं हो रहा तो ना हो, उस एटीट्यूड से अब काम नहीं चलेगा। मिशन मोड के अंदर एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट हमें चाहिए। सो आज के सेशन में हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन पब्लिक चॉइस अप्रोच और उसी के बहाने न्यू राइट फिलॉसफी समझ ली है, और साथ ही में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और एक और सब टॉपिक एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट। मतलब इसके बहुत सारे पॉइंट आप इंडियन गवर्नमेंट के भी जो ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेट करते हुए एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।